क्या आपको बचपन से इंजीनियरिंग में जाने का शौक था? यस बचपन से? यस बचपन से ही था। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड फैमिली में बात करूं कि फाइनेंशियल एबिलिटी फैमिली की स्ट्रेंथ क्या रही? ये अच्छी थी या बिलो एवरेज थी? नहीं, अच्छी थी। तो आप चाहते तो कोटा जाकर के पढ़ाई कर सकते थे। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका गेट क्लियर हुआ। Yes, yes. क्या मार्क्स के स्कोर थे आपके गेट में? 560 स्कोर था, मार्क्स अराउंड 47 के करीब थे। और आईआईटी रोपर को आपने जानबूझ के प्रायोरिटी पे लिया था या आपकी रैंक अकॉर्डिंग आ गई? नहीं, मेरा एक जूनियर आईआईटी से वो भी अप्लाई किया था आईआईसी के लिए। उसको 5 दिन पहले आईआईटी बॉम्बे से ऑफर मिल गया, उन्होंने फी भी सबमिट कर दिया, सब कुछ हो गया प्रोसेस। 5 दिन बाद आईआईसी का रिजल्ट आया, उसने आईआईटी बॉम्बे छोड़ दिया। आईआईटी बॉम्बे छोड़ दिया। आईआईसी बेंगलुरु की नींव किसने रखी थी? जीआरडी टाटा। उन दिनों ये टाटा इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है। TIFR। नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं अपने एक पुराने छात्र इंजीनियर सानू से, जो अभी बीटेक और एमटेक कंप्लीट करने के बाद आईआईटी से पास आउट होकर जिन्होंने जॉब किया और एक अच्छी सैलरी 0.25 CR प्लस की एक अच्छी जॉब को जिन्होंने बीच में छोड़ा और फिर से पढ़ाई का जुनून इनके अंदर आया और फिर से पढ़ाई स्टार्ट करी। क्यों इन्होंने ऐसा किया, इस पर हम इनसे बातचीत करेंगे। जहां पर आज के दौर में अधिकांश स्टूडेंट ऐसे टीचर्स, ऐसी कोचिंग, ऐसी पढ़ाई खोज रहे हैं जहां कम से कम टाइम पर सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जहां पर पढ़ाई में उन्हें कंफर्ट जोन में ही रह करके पढ़ाई करनी पड़ जाए, कंफर्ट जोन से बाहर न जाना पड़े, जिस जगह पर वो ये सोचते हैं कि कितने कम मुझे क्वेश्चन से डायरेक्ट मिल जाए, मुझे मालूम हो जाए किसी एरिया से आना है, यही क्वेश्चंस आने हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। उस जगह पर अपनी बीटेक और एमटेक की डिग्री कंप्लीट करके जॉब को फिर छोड़ के पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हैं। और सानू आगे ऐसे वैसे इंस्टीट्यूट नहीं, इस एशिया की सबसे बेस्ट साइंस की इंस्टीट्यूशन आईआईसी बेंगलुरु से इन्होंने अपना पीएचडी स्टार्ट करा है। रैंडमली सानू हमारे टाउन से होकर गुजर रहे थे तो मैंने इन्हें बुलाया और रिक्वेस्ट पर ये आए हैं कि मैं आज के एजुकेशन को समझाऊं, आज के एजुकेशन के सिनेरियो में बच्चों को कि भाई देख, पढ़ाई कभी समाप्त नहीं होती, एजुकेशन कभी समाप्त नहीं होता है। एजुकेशन क्या है, जॉब क्या है। डेफिनेटली ज्यादातर बच्चे जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो बच्चे जॉब के पीछे पड़ गए वो कभी अच्छे से एजुकेट नहीं हो सकते। एजुकेशन तो भैया अलग तरह की चीज है। तो क्या है एजुकेशन? आईटी के बारे में, आईटी से ना सिर्फ पास आउट है सानू, आईटी के प्लेसमेंट सेल में भी सानू ने शायद उनका भी अपना शायद कुछ काम रहा है आपका। नो, प्लेसमेंट सेल में मैं नहीं रहा। अच्छा, ठीक है। तो आईटी में, आईटी की बारीकियों से सानू आपको अवगत करवाएंगे, क्योंकि बच्चों का जब आईटी में रैंक पीछे आ जाता है तो बच्चे का दिल कहता है कि चलो टॉप की आईटीज ले लो, लेकिन दिमाग कहता है टॉप की आईटीज के पीछे के ब्रांच से अच्छा है पीछे की आईटी के टॉप ब्रांच। तो मुझे आईटी का को जो सेलेक्ट करना चाहिए, काउंसलिंग में जो हमें अपनी प्रायोरिटी भरनी चाहिए, वो किस ग्राउंड पे भरनी चाहिए? कॉलेज के ग्राउंड पे, प्लेसमेंट के ग्राउंड पे, या फिर ब्रांच के ग्राउंड पे, या फिर फैकल्टीज के पूल के ग्राउंड पे? क्योंकि बच्चे तो आईटी में कहाँ पे कौन सी किस तरह की फैकल्टी है नहीं जानते हैं। इसको मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ लोगों को, जैसे आमतौर पे बच्चे दो तरह के होते हैं, तीसरे तरह की मैं छोड़ दूं जो काम चलने के लिए पढ़ते हैं। तो एक बच्चे, जैसे आप अपने टाइम में आपने टीचर का सिलेक्शन करा, सब्जेक्ट के बेसिस पर नहीं करा, टीचर के बेसिस पर चूज करा कि मुझे सर से पढ़नी है इसलिए मुझे इस कोचिंग जानी। लेकिन आजकल ये चीजें उल्टी हो रही है, टीचर्स का सिलेक्शन बच्चे नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा बच्चे कोचिंग का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक होते हैं कि कोचिंग और ब्रांड का सिलेक्शन करते हैं, और एक बच्चे होते हैं कि नहीं, उनका टारगेट होता है मुझे इस टीचर से पढ़ना। तो इसका कितना इंपॉर्टेंस है, इस बात की कितनी अहमियत है इस चीज में कि भाई आईटी को चूज करने के लिए मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्लेसमेंट के बारे में मैं बातें करूंगा। क्या आईआईटी दिल्ली में रह के आईआईटी बॉम्बे की डिग्री ली जा सकती है? क्या आईआईटी रोपर में रह के आईआईटी गांधीनगर की डिग्री ली जा सकती है? क्या मैं एक साथ दो आईआईटी के ब्रांचेस की डिग्री ले सकता हूं? इन सब चीजों पर बहुत बारीकियों से, क्योंकि प्लेसमेंट के बारे में आपको सानू बहुत शानदार समझा सकते हैं, इसलिए रैंडमली जब ये हमारे शहर से गुजर रहे थे तो मैंने रिक्वेस्ट करा कि हमारे बच्चे और इस पॉडकास्ट को देखने वाले लोगों के जहन में बहुत सारी बातें जो शायद वो आ भी नहीं सकती उनके जहन में, उन चीजों को आज क्लैरिटी रखी जाएगी। तो भले ही मेरी नॉलेज कुछ और है, लेकिन हर साल सिचुएशन, सिनेरियो बदलते हैं।
इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर डिमांड चेंज होता है, तो किस चीज की डिमांड है भाई मार्केट में, हमारे बच्चे कौन से ब्रांच ऑप्ट करें। तो इसके लिए मैंने आईआईटी रोपर सीधे कॉल लगाया, हम अपने बच्चे को, मैंने सानू को कॉल लगाया, सानू ने फिर मुझे फोन पर बहुत सारी बारीकियां समझाई। फिर मुझे लगा नहीं, इन बारीकियों को कभी मैं बच्चों के बीच लाऊं, कभी मैं पेरेंट्स के बीच लाऊं, अपने दोस्तों मित्रों के बीच ला सकूं, ताकि बहुत सारे जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं आईआईटी के सिलेक्शन को लेकर के वो दूर हो जाए। तो चलिए, इस पॉडकास्ट में सानू का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ से पॉडकास्ट को आगे बढ़ाता हूँ। हेलो सर। हेलो सानू, सबसे पहले आप ये बताइए, आपका घर कहाँ है, किस राज्य, किस जिले में और किस गांव से आप बिलोंग करते हैं? जी मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। नालंदा डिस्ट्रिक्ट, बिहार। बिहार, जी। सिलाव से। सिलौर, जहाँ का खाजा बहुत मशहूर है। जी जी जी। और कितने भाई बहन आप? मेरी 2 बहन है जी। और मैं एक सिंगल अकेला भाई है। Yes. आप बड़े हैं या छोटे हैं? मैं बड़ा हूँ। आप बड़े हैं। और पिताजी क्या पा- करते हैं? वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन। Yes. अच्छा, ठीक है। किस चीज का बिजनेस है आपका? वो जैगरी का business जैगरी, करते हैं। जैगरी। Yes. तो मतलब नालंदा में तो जैगरी का प्रोडक्शन भी है कुछ Yes. अच्छे खासे अमाउंट में, जैगरी का प्रोडक्शन। Yes. मतलब आप लोग के घर में जैगरी प्रोडक्शन है? नो प्रोडक्शन नहीं है। आप लोग बिजनेस में है? Yes. लेकिन नालंदा में है? हाँ, काफी अच्छे जी जी जी। business है। और आपकी 2 बहनें आपसे छोटी हैं। यस। उनका क्या एजुकेशन है अभी फिलहाल? एक जी न्यूज में जर्नलिज्म में इंग्लिश जर्नलिज्म। अच्छा, जर्नलिस्ट जी है। में जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट जी। और वो IIMC दिल्ली ढेनकनाल से पढ़ी हुई है। अच्छा, आईएम से पास आउट। हाँ, IIMC एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। अच्छा अच्छा, मास कम्युनिकेशन। अच्छा हाँ। अच्छा, हाँ। आई थिंक 4 इंस्टीट्यूट है IIT में, IIMC के। दिल्ली, ढेनकनाल एंड आइजोल, 2-3 ऐसा ही है। वहाँ से उन्होंने जर्नलिज्म किया है इंग्लिश में। लेटर उन्होंने दिल्ली में ज्वाइन किया जी न्यूज को, इन जर्नलिस्ट एज एन इंग्लिश जर्नलिस्ट। इंग्लिश। यस। और एक और बहन? वो अभी CSS का प्रिपरेशन कर रही है, कॉमर्स। क्या है? कॉमर्स बैकग्राउंड से commerce मान के जी, चलिए। जी। तो क्या आपको बचपन से इंजीनियरिंग में जाने का शौक था? यस बचपन से? यस, बचपन से ही था। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मतलब बैकग्राउंड फैमिली में बात करूं कि फाइनेंशियल एबिलिटी, फैमिली की स्ट्रेंथ क्या रही थी शुरू में जब आप पढ़ाई में आए थे 12th के बाद? ये अच्छी थी या बिलो एवरेज थी? नहीं, अच्छी थी। ठीक थी। मतलब आप चाहते तो कोटा जाकर के पढ़ाई कर सकते थे? हाँ। ठीक है। और आपने इंजीनियरिंग किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। यस। फिर उसके बाद आपने आईआईटी रोपर के लिए गेट का एग्जाम दिया। यस, उसी साल गेट के उसी एग्जाम। साल सेम। आपका बीटेक किस साल था? 2021 2021 Pass out, yes. पास आउट। और 21 में ही आपने गेट का पेपर दिया। यस। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका गेट क्लियर हुआ। Yes, yes. क्या मार्क्स थे, स्कोर थे आपके गेट पे? 560 स्कोर था। मार्क्स अराउंड 47 के करीब थे। स्कोर था 60। ये एक अच्छी स्कोर मानी जाती है। हाँ। जी। और आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ आईआईटी रोपर का सिग्नल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। सिग्नल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। मुझे सिग्नल प्रोसेसिंग में ही जाना था, आपको इसीलिए जाना ही था सिग्नल प्रोसेसिंग? इसीलिए मैंने सिर्फ सिग्नल प्रोसेसिंग को ही फिल किया था। अच्छा, जो आपने अपनी काउंसलिंग की Priority प्रायोरिटी लगाई थी उसमें सिर्फ सिग्नल प्रोसेसिंग, सिर्फ सिग्नल प्रोसेसिंग, बाकी कोई डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट लगाया नहीं था? और आईआईटी रोपर को आपने जानबूझ के प्रायोरिटी पे लिया था या आपके रैंक अकॉर्डिंग आ गई? नहीं, फर्स्ट पे मैंने IIT रोपड़ ही रखा था। पहले ऑप्शन में आपने दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, कानपुर सारा कुछ छोड़ के वो मिल जाता। बहुत सारे इसमें मिल सकते थे दो- आपको 560 स्कोर पे। सेम स्कोर पे IIT गुवाहाटी मेरे फ्रेंड्स लोग को मिला था, हाँ। लेकिन मुझे, मेरा प्रेफरेंस था कि मुझे IIT रोपड़ जाना है। क्यों आईआईटी रोपर ही क्यों आपका प्रेफरेंस था? मुझे पता था मेरे सीनियर्स से कि जैसे कोई एक IIT हर डिपार्टमेंट में अच्छी नहीं हो सकती है। हाँ, हर डिपार्टमेंट में अच्छी। जैसे IIT रुड़की का सिविल डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। पटना में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन अंडर Yes, IIT रुड़की के। बहुत सारे जहाँ रोड मुश्किल थे, मैंने देखा अंडरपास वगैरह इस तरीके से बनाया कि लग रहा है कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं। Yes. आईआईटी रुड़की का सिविल बहुत शानदार सिविल बहुत अच्छा है। हम्म, उसी तरह से IIT धनबाद का माइनिंग बहुत अच्छा है। हम्म, IIT बॉम्बे का इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा है। हम्म। कानपुर ओवरऑल ओवरऑल Good, कानपुर ओल्ड इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा। IISc, देयर इज नो वन इन द कंपटीशन फॉर IISc, आईआईटी से ही आईआईटी कोई कंपटीशन में है ही नहीं। स्पेशली इन ECE डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड Communication. कम्युनिकेशन मतलब आईसी बेंगलुरु अगर
आईटी बॉम्बे की किसी बच्चे को ईसी मिल रही हो, बच्चा तो ट्राई भी नहीं करता आईएससी, बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं है आईसी तो ट्राई भी नहीं करते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसी आपको पढ़नी है भाई, पढ़नी है, अगर डिग्री नहीं लेनी है आईटी से, पढ़नी है तो आपको आईएससी बेंगलुरु चूज करनी चाहिए। यस, ये एक नई चीज आउट ऑफ द बॉक्स, बहुत सारे बच्चों ने अभी सुना होगा, शायद इससे पहले उन्हें इस बात का अनुमान नहीं होगा, क्योंकि आईटी का टैग हर बच्चे चाहते हैं कि हमारे ऊपर लगे। यस इसलिए जो बहुत एबल बच्चे होते भी हैं, टॉप 50 रैंक वाले भी, वो आईटी चले जाते हैं, सर। लेकिन आईएससी बेंगलुरु नहीं जाते। एक फैक्ट बताता हूँ। अभी 4 मंथ पहले मैं जब आईएससी गया, मेरा एक जूनियर आईआईटी से, वो भी अप्लाई किया था आईएससी के लिए। उसको 5 दिन पहले आईआईटी बॉम्बे से ऑफर मिल गया, उन्होंने फी भी सबमिट कर दिया, सब कुछ हो गया प्रोसेस। 5 दिन बाद आईएससी का रिजल्ट आया, उसने आईआईटी बॉम्बे छोड़ दिया। आईटी बॉम्बे छोड़ दिया। और उसके स्कोर क्या रहे होंगे? स्कोर तो मुझे ज्ञात नहीं है, बट उन्होंने आईआईटी बॉम्बे इसी उसने ड्रॉप कर दिया और आईआईटी बेंगलुरु से जब कॉल आया तो फिर इसमें चूज किया। ऐसे मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो आईआईटी दिल्ली बॉम्बे को ड्रॉप किए आईएससी के लिए। एक्चुअली ये हर कुछ नॉलेज की बात है, जितनी चीजें आप जानते हैं, जितने लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, एक्सप्लोर होते हैं, वैसे जैसे बच्चों को आईआईटी ओवर हाइप नहीं है, लेकिन ये भी जरूर है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम नहीं, जानकारी नहीं है। yes. इसलिए बच्चे आईआईटी के पीछे लगे रहते हैं कि भाई अच्छी पैकेज है, चलो लाइफ से ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन ये तो मुझे भी कभी कभी लगता है, क्योंकि टॉप 50 के बच्चों को अगर आप देखें तो आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली हो या कानपुर हो, वहां के बच्चे टॉप 50 में कई बच्चे हर साल छोड़ के मैसाचुसेट्स निकल जाते हैं, एमआईटी निकल जाते हैं। yes. जबकि उन्हें पहले आइडिया नहीं होता कि मुझे ऐसा करना, तभी तो वो आईआईटी में आखिर जा रहे हैं और अपना 1 साल 2 साल वहां वेस्ट भी कर रहे हैं, रिसोर्सेज आईआईटी का वेस्ट कर रहे हैं। वो सीट वैकेंट रह जाएगी जब आप 2 साल बाद आप आगे जाएंगे तो। yes. ये आप सभी जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये एक नॉलेज की बात है कि अगर आपने साइंस करनी है, साइंस से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ानी है, तो आईआईसी बेंगलुरु अगर आप सक्षम है तो आईआईसी बेंगलुरु को आप जरूर ट्राई करें। और इन्होंने एक खास बात बोली कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से कुछ करना चाह रहे हैं, तब तो आपकी प्रायोरिटी एकदम सबसे पहले होनी चाहिए आईआईसी बेंगलुरु। yes. और साइंस को लेके तो डेफिनेटली है ही है वो रिसर्च के लिए। आईआईसी बेंगलुरु, पता नहीं शायद आपको भी मालूम हो या नहीं हो, मैं दर्शकों को बताऊं, आईआईसी बेंगलुरु की नींव किसने रखी थी? जीआरडी टाटा। जी हाँ, जमशेदजी टाटा ने रखी थी। yes. चलिए देखिए, इनको मालूम है, ये वहां से पढ़ रहे हैं। जमशेदजी टाटा ने, मतलब टाटा के जो की क्रेडिबिलिटी की जो सबसे पहली चीज होनी चाहिए, yes. अपार्ट फ्रॉम हेल्थ सेक्टर, कैंसर इंस्टीट्यूट तो आज भी जो टाटा ने इंडिया में जो स्टार्ट करी, आज भी उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम हेल्थ सेक्टर अगर मैं बात करूं तो भाई आईआईसी बेंगलुरु जो एशिया की सबसे अच्छी इंस्टीट्यूशन है साइंस की, उसकी नींव जमशेदजी टाटा ने रखी थी। और उन दिनों ये टाटा इंस्टीट्यूशन के नाम से जाने जाते थे, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अभी वो TIFR का सेगमेंट अलग हो गया शायद। हाँ, उसके एक डिपार्टमेंट है वो। 1909 में, मुझे जितना याद है, 1909 में इंडिविजुअली ये आईआईसी बेंगलुरु रखा गया yes. था। लोकल लोग उसको टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से पुकारा करते थे। नाउ आल्सो इन बेंगलुरु इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट। अच्छा, अभी भी वो टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से आईआईसी जानी जाती है बेंगलुरु में। पहले एक बार आईआईसी के बारे में बताइए थोड़ा सा, फिर हम लोग और भी चीजों पर बात करें। आईआईसी इंस्टीट्यूट फैकल्टी की वजह से जाने जाती है। मैंने वहाँ से अभी तक 4-5 महीने में ही ऐसे ऐसे फैकल्टी से मैंने मिला है वहाँ पे, जिनका रिसर्च बैकग्राउंड इतना बहुत ही जबरदस्त था। hundreds of research paper, more than 500, I don't know कि audience know about citation and all, more than 200-300 citations, H index. This is actually very good in the field of research. Recently 5 days back my class got award for random process. Dr. Anurag Kumar, former director of IISc, taught me that subject. After learning that subject, I found that there is a lot of a scope which I can do in wireless communication with that random process. This I am saying about one subject only. My professor of other subject who are teaching me is actually the founder of many technology.
They are founder of many technologies. technologies. They actually invented that technology. Then why are not so popular in India? They are popular in India. लेकिन पब्लिक डोमेन में तो हम लोग नहीं जान पाते हैं कि इंडिया में बहुत सारे टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं यहाँ आईएससी से। See, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं ये चीजें? because they don't care about publicity. अच्छा, आईएससी बेंगलुरु Yes. and their lecturers. Many lecturers you found they are just roaming on the cycle, and you can figure out in his name more than 1,000 research paper are there. And साइकिल पे चल रहे और 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर है। yes, 1000 से ज्यादा रिसर्च पेटेंट। not research paper. रिसर्च पेपर मतलब उनके Transaction. नाम से पेटेंट होंगे वो। No, patent is different thing. अच्छा, पेटेंट इज डिफरेंट थिंग। Yes. तो इनका कहना है कि भाई आईआईसी बेंगलुरु में टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स दे डोंट केयर अबाउट देयर पब्लिसिटी। Yes. उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि लोगों को हमारे बारे में मालूम चले। जहां पर आप में एक छोटा सा टैलेंट होता है और आप चाहते हैं कि भाई आज सोशल मीडिया और बाकी चीजों के थ्रू प्रोपैगेट हो जाए हमारी चीजें, मैं वायरल हो जा रातों। Yes. मतलब वो उनके पास इतने सारे खजाना होते हुए भी दे आर सो ग्राउंडेड। Yes. इट्स ग्रेट। तो ठीक है, आईआईसी बेंगलुरु पे तो हमें नाज है ही, लेकिन आज के बच्चों को नहीं मालूम है आईआईसी बेंगलुरु क्या चीज है। मैं बात करना चाहता हूँ, चलिए पहले मैं आईटी पर। आपने आईटी रोपर से डिग्री करी 2022, 21, 23, Yes. 21, 23, ठीक है। ब्रांच आपने लिया सिग्नल Signal प्रोसेसिंग, processing. ठीक है। 23 में आपका उसके बाद प्लेसमेंट जॉब का 3 या 4 कब आया? 22 में ही मेरा सेकेंड ईयर में प्लेसमेंट हो चुका है. सेकंड ईयर में प्लेसमेंट, ठीक Yes. है। तो किस कंपनी में प्लेसमेंट हुई थी? मीडिया टेक बैंगलोर. मीडियाटेक बेंगलुरु। हाँ. क्या दर्शकों को पैकेज के बारे में कुछ बता सकते हैं या पर्सनल है ये चीज उस समय का? पैकेज जब तो आप ऐसे पहली बार- डिस्क्लोज नहीं कर सकते. अच्छा, डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो मैं माफी चाहूंगा इस बात नो के नो, लिए। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन ऑफ मीडिया टेक. अच्छा, ठीक है। Yes. ठीक ठीक, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद आपने वही कंपनी कंटिन्यू करी, जॉब उसमें लिया आपने यस. डिग्री कंप्लीशन के बाद? Yes. ठीक है। और उसके बाद आपने उसी कंपनी में अब तक जॉब कंटिन्यू करा था या कंपनी चेंज करी? नो, उसी में कंटिन्यू तो क्या फिर वो सैलरी इंक्रीमेंट हुई होगी? यस हुई थी. ठीक है। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन मेरा सही था कि 0.25 CR प्लस हाँ, वो उतना सही था. प्लस में आपकी सैलरी थी? जी, ठीक है। और आपने उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई की, जब इतना अच्छा लाइफ जा रहा है, 1 करोड़ 2 करोड़ पैकेज कुछ भी हो सकता था, 4-5 साल अगर आप जॉब कंटिन्यू करते, परस्यू करते। हाँ, वो तो पॉसिबिलिटी था. हाँ। कि विद इन 5 ईयर लोग बहुत अच्छे पोजीशन पे और बहुत अच्छे सैलरीज पे पहुंच जाते हैं. हाँ, और आई माइट बी अमंग देम. जी जी बट जी। मेरा हमेशा से प्रेफरेंस था कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, रिसर्च करना चाहता यू था. वांट टू बी अ साइंटिस्ट, मतलब इट वाज योर ड्रीम। यस. एंड इसके लिए मैंने बहुत मतलब इंजीनियरिंग से ऊपर दिमाग में आपके? हाँ, जब मैं बीटेक कर रहा था तभी मुझे पता था कि मैं पीएचडी पोस्टडॉक तक करूंगा. बीटेक के दौरान आपको ये आइडिया आ गया? Yes. अच्छा, ये क्लिक कैसे हुआ कि मुझे पोस्ट डॉक तक जाना है? दरअसल ऐसा था, 2 तरीके से रिसर्च कर सकते हैं लोग. पहला, आप इसरो अगर आप इसी डिपार्टमेंट से अगर आप हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग, इसरो डीआरडीओ बीएआरसी ये ज्वाइन करके वगैरह, हाँ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. हम्म, और दूसरा है कि आप नए इन्वेंशन टेक्नोलॉजी को पे आप रिसर्च कर सकते हैं. हम्म, वन रिसर्च इज इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड, अदर रिसर्च इज फाउंडिंग न्यू थिंग्स. हम्म, वो आप किसी इंस्टीट्यूट में नहीं कर सकते या किसी कंपनी में नहीं कर सकते. तो उसके लिए आपको वापस बैक टू बेसिक जाना होगा. अब वो सिर्फ आप कॉलेज में जा सकते हैं. हम्म, कॉलेज में आपको क्लास में बैठा के पढ़ाया जाएगा व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी, हम्म, हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस, व्हाट न्यू थिंग यू कैन फाउंड इन दिस. बट इन कंपनी यू हैव टाइम रिस्ट्रिक्शन. योर बॉस और your higher authority will say कि you have to implement this. They also have a constraint to make money because he has Ultimately. they also has to answer someone. हाँ, Ultimately, private company is to make profit and make money, not to do social work and new changes. obviously. If public want 5G, they have to deliver 5G. हाँ, They do not have an option to stick with the 4G. 4G. This is the problem of company. But this is not a problem of an institute or research institute. हाँ, They can stick with a problem for 10 years.
हाँ। till the time the problem they solve. अब मुझे ये बताइए आईटी प्लेसमेंट के बारे में। Yes. आईटी का जो प्लेसमेंट है, पहले जो चीजें होती थी और अभी जो चीजें हो रही है, Yes. एकदम अभी करंटली जो चीजें चल रही है, वो प्लेसमेंट का क्या है प्रोसेस? क्योंकि पहले से काफी आपने मुझे बताया था कि काफी चीजें बदल गई Advance. हैं, Yes, yes. और मैं चौंक भी गया था। तो मैं वो चाहता हूँ कि पब्लिक डोमेन में कुछ चीजें आए। जैसे अभी प्लेसमेंट के दो तरीके हो गए हैं। एक तो आप जिसको कहते हैं पीपीओ, प्री प्लेसमेंट ऑफर, उसके लिए आपको कॉलेज के टाइम में ही आपके जो इंटर्नशिप्स होते हैं, कॉलेज में इंटर्नशिप्स होते हैं 1 या 2, हर इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है। बिल्कुल। तो वो आपको किसी ऐसी कंपनी को आप क्रैक करें उसी टाइम इंटर्नशिप के लिए, जहाँ पे आप जाए वर्क करें, आपको वर्क उसको अच्छा लगेगा तो आपको पीपीओ, प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देगा उन्होंने। ठीक है। तो आपको फिर कंपनी के ये जो जो इंटर्नशिप के दौरान ऑफर कई बार मिल जाते हैं, ये Yes. पहले भी ये चीजें होती थी। हाँ। यस, एक प्रोसीजर ये है जो अब ज्यादा है, कंपनीज ज्यादा ये प्रीफर ज्यादा करती है, कंपनी ज्यादा प्रीफर करती है। अच्छा, क्योंकि वो सामने से देख रही है कि वही बंदा कैसा काम Yes. कर रहा है। पहले That- ये कल्चर था लेकिन काफी कम था। हाँ, अभी क्या है, सामने से वो देख लेगी, 6 महीना आपको जज कर लेगी। एग्जाम में हो सकता है कि आपको वो उतना अच्छा जज ना कर पाए, अगर वो प्लेसमेंट सीजन में आके आपको दे। तो ये एक वैसी कंपनी जो रिसर्च वर्क में थोड़ी इन्वॉल्व है, वो प्रिफर करती है कि अब मैं पीपीओ दे के ही लोगों को मोस्टली लूँ। ऐसी कंपनियों का एक दो का नाम जो ज्यादा पीपीओ पर बिलीव करती है। मोस्ट ऑफ द सिलिकॉन बेस्ड कंपनी जस्ट लाइक इंटेल, मीडियाटेक। चिप बेस्ड जितनी भी कंपनियां Yes, हैं yes. लगभग, जहां माइक्रोचिप्स ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। यस, इंटेल, मीडियाटेक इंटेल, वगैरह, मीडियाटेक, सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस means वगैरह। every companies ठीक, which are actually focused on some product, हम्म, a specific product. हम्म, So they want someone to be very specific in that area, हम्म, हम्म, means very focused. हम्म, And one thing I also want to say कि अभी तक ऐसा था कि लोग को ऐसा लगता है कि बीटेक में प्लेसमेंट होते हैं और एमटेक की थोड़ी सी प्लेसमेंट कम है, हम्म, लेकिन मेरा अनुभव यही रहा है, एमटेक का प्लेसमेंट बीटेक से अच्छा है, क्योंकि बीटेक में एमटेक कॉम्पिटिट कर सकता है, लेकिन एमटेक प्रोफाइल पे बीटेक कॉम्पिटिट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये सब्जेक्ट पॉइंट बहुत ध्यान देने वाली है। इनका कहना है कि लोगों का ऐसा परसेप्शन है कि बीटेक में प्लेसमेंट ज्यादा होती है। ज्यादा होते हैं, यस, एमटेक में कम होते हैं। लेकिन इनका कहना है कि नहीं, बीटेक के प्लेसमेंट में एमटेक वाले भी Compete कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर हैं। Yes. लेकिन एमटेक के प्लेसमेंट में चूंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही है, जो MTech। क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट उसने मास्टर रखा है, तो उसमें बीटेक वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन क्या ये पहले जो एक परसेप्शन था कि बीटेक जो बच्चा कर रहा है और जो एमटेक नहीं कर रहा, तो पहले एक परसेप्शन था, पहले के टाइम की मैं बात बताऊं, आज से 10 साल पहले, तो एक परसेप्शन था कि बीटेक के बच्चे जो निकल गए एमटेक नहीं कर रहे, इसका मतलब वो ज्यादा साउंड है, ओके, आईक्यू वाइज ज्यादा साउंड है, तभी वो हायर डिग्रीज में नहीं जा रहे हैं। मतलब ये परसेप्शन ब्रेक हुआ। यस, यस, एमटेक वालों की जॉब के अभी चांसेस हैं, अच्छे हैं, अभी ज्यादा है। ज्यादा है। Yes. एकदम मतलब ऑन रिकॉर्ड आप कह रहे हैं कि एमटेक Yes. के ज्यादा चांसेस। यस, इट्स ग्रेट न्यूज, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु कुड नॉट गेट आईआईटी समहाउ। उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है ये। यस, क्या कि आप बीटेक कहीं से भी कर लें, अगर आपने एमटेक आईआईटी या अच्छे कॉलेज से, जहां से आप जिस भी ब्रांच की कर रहे हो, अगर वहां से आपने करी, तो सानू ने फिर आपको ये समझाया कि वो बहुत अच्छी चीज है कि आपके एमटेक के प्लेसमेंट अभी बीटेक से ज्यादा है, यस, और प्लस आपके पास डिग्री भी आ गई हायर, यस, आपके पास एक्सप्लोर करने का टाइम मिल गया, आपको दुनिया देखने का ज्यादा समय मिल गया, यस, यस। तब तो फिर ये काफी अच्छी चीज हो सकती है। अच्छा ठीक है, तो एमटेक प्लेसमेंट के बारे में प्लेसमेंट के बारे में और भी चीजें आप बताएं जो बता रहे थे। एक हुआ पीपीओ के थ्रू, यस, सेकंड हर आईआईटीज में ऐसा है, प्लेसमेंट सीजन्स होते हैं, 1 वीक प्लेसमेंट और कॉमन सी बात है, 1 वीक 2 वीक 2 वीक के प्लेसमेंट सीजन्स होते हैं। अलग अलग कंपनियां उसके लिए कंपनीज 2 महीना पहले से ही वो अपना टेस्ट लेना, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सभी स्टार्ट कर देती है। वो 10 दिनों में शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज होते हैं बस। तो वो एक सेकंड प्रोसेस है, जो वो कॉमन, सबसे मोस्ट कॉमन प्रोसेस। यस, हाँ ठीक है। थर्ड जो ये प्लेसमेंट नहीं है, बट रिसेंट 5 इयर्स में मैंने ऑब्जर्व किया है कि अराउंड 20% ऑफ द स्टूडेंट ऑप्ट फॉर हायर स्टडीज। दे ऑप्टेड फॉर हायर स्टडी। हाँ, अराउंड 20% ऑफ द स्टूडेंट दे आर टीचिंग जॉब इन
Yes. during their BTech Yes. courses? Yes. I itself didn't sit in the BTech placement. आप भी नहीं बैठ पाए? नहीं मैंने बैठा इंटरेस्ट ही आपने नहीं दिखाया? नहीं। क्योंकि आपको एमटेक करना था। तो वैसे ही मेरे जितने बैचमेट्स हैं अभी, जितने पहले रहे हैं, वो सब भी इंटरेस्टेड नहीं थे प्लेसमेंट में। यहाँ तक IIT रोपड़ से भी कितने लोग से मैंने मिला जो बीटेक जो एमटेक प्लेसमेंट में भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो प्लेसमेंट में बैठे ही नहीं। बैठूंगा जॉब मिलेगा, लालच आएगा, इससे बढ़िया बैठना ही नहीं, सीधा PhD। कितने लोग तो ऐसा, अब तो ये ट्रेंड आ गया है, बीटेक के बाद डायरेक्ट PhD लोग कर रहे हैं, एमटेक को भी डिच कर दे रहे हैं। कैसे? ये ऑप्शन आई है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कि कब से है ये ऑप्शन, बट IITs IIScs अब डायरेक्ट जैसे बाहर तो होती है, मुझे पता है। Yes. बीटेक के बाद मास्टर्स डायरेक्टली होते हैं, ये PhD होते हैं, मुझे ये पता है। लेकिन IITs और IISc में भी होती है, डायरेक्ट PhD करते हैं आप, एमटेक की रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है। अगर आप PhD को कुछ लोग पसंद कर रहे हैं अभी के समय में, ज्यादातर लोग, मीन्स देखिए आपका ऑप्शन क्या है, बीटेक के बाद अगर आप जॉब लेते हैं तो आप सिर्फ कॉर्पोरेट में जॉब कर पाएंगे, सिर्फ कॉर्पोरेट में। इसके आगे ये बहुत अच्छी बात है, इसको अच्छे से आप समझाइए। बीटेक के बाद अगर किसी ने जॉब लिया, यस, तो वो अपना लाइफ स्पैन कॉर्पोरेट सेक्टर में ही ज्यादातर गुजार पाएगा, Almost उसके ज्यादा चांसेस, 95% ऑफ द लोग 95% चांसेस कि वहां रहेंगे। लेकिन अगर मैं PhD करके कॉर्पोरेट ज्वाइन करता हूँ, एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन ज्वाइन एज लेक्चरर इन एनी कॉलेज, आई कैन ज्वाइन गवर्नमेंट सेक्टर्स भी ओपन हो गए, गवर्नमेंट सेक्टर भी ओपन हो गया, प्राइवेट सेक्टर्स तो आपके लिए ओपन है ही है, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी ओपन है आपके लिए, हाँ वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेक्चरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो कॉलेज नहीं है और कंपनी भी नहीं है, सिर्फ रिसर्च करती है गवर्नमेंट के लिए, जैसे IACR, IIC, CDAC, CDAC, फिर एग्जैक्टली आई कैन नॉट मेक मेनी, बट सेमीकंडक्टर लैब चंडीगढ़, SCL, एंड ये सारी कंपनियां, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कॉलेज भी नहीं है, कंपनी भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है, कंपनी भी नहीं है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, सिर्फ रिसर्च जो गवर्नमेंट के लिए रिसर्च करती है। अच्छा, तो ऐसी भी चीजें हैं, ये मुझे नहीं पता था। IACR का नाम इसी में आता है? IACR कॉलेज भी है, कॉलेज है, और अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड है तो IIT से फार बेटर है। रिसर्च ओरिएंटेड अगर मैं जाऊं तो IIT से फार बेटर है। हाँ, IIT फिर किस ग्राउंड पे, प्लेसमेंट ग्राउंड पे क्या ये बाकियों से बेहतर है, या किस ग्राउंड पे फिर, या ओवरऑल IIT को एक? नो, और डिपेंड अपॉन कि आपका इंटरनल फीलिंग क्या है। आपको जॉब चाहिए, आपको रिसर्च करना है, आपको एजुकेशन में करियर बनाना है, तो उसके बेसिस पे सब डिवीजन किया हुआ है। अगर आपको रिसर्च करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, कई सारे लोग ऐसे हैं जो JEE एडवांस के प्रिपरेशन के बाद उनको ऐसा लगता है कि अगर उनका फिजिक्स बहुत अच्छा है तो मैं रिसर्च फील्ड में चला जाऊं, तो मैं जबरदस्ती इंजीनियरिंग क्यों करूंगा? अगर मेरा रिसर्च इंटरेस्ट फिजिक्स में है तो मैं फिजिक्स में ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। वो लोग जबरदस्ती ले लेते हैं इंजीनियरिंग और फिर अंदर जाते हैं कॉलेज में, सफोकेट करेंगे। और जो हर IITs में जो 30% लोग जो अनप्लेस्ड रह जा रहे हैं, वो 30% लोग वही है, 30 to 40% एकदम उनका प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है IIT में, वो वही है जो मजबूरी में लिए, ज्यादातर ये वही लोग। हाँ, इनको इंटरेस्ट ही नहीं था, इंटरेस्ट नहीं तो कॉलेज के अंदर सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट नहीं, वो लग रहा है कि मैं ढो रहा हूँ। हाँ, नॉट इंटरेस्टेड चीज इतना कंपाइल हो जाता है कि लास्ट तक जाते आते ऐसा लगता है कि मैंने किया ही क्यों। फिर प्लेसमेंट भी नहीं होता है तो उनको और लगता है हाँ मेरे करना ही बेकार हो गया। बहुत अच्छी बात शानू ने कही है कि भाई जैसे मैं टीचिंग में हूँ तो एक सिंगल रीजन है कि मैं इंटरेस्ट की वजह से। यस, मैंने कई बार बहुत सारे पैसों को भी पीछे छोड़ा और ऐसे अपॉर्चुनिटी को भी पीछे छोड़ा जिससे मुझे अच्छे खासे पैसे आ सकते थे। मैं अपने सब्जेक्ट से कभी दाएं बाएं नहीं हुआ, अपनी सोच से, एजुकेशन जो मेरी डेप्थ देने की अपनी एक आदत है जो हमने आप लोगों को पढ़ाया है, कभी मैं उससे टसमस नहीं हुआ। आज भी बच्चे चटपटी चीजें खोज रहे हैं, यूट्यूब पे उन्हें मिलते भी हैं बहुत ज्यादा चटपटी चीजें, ग्लैमर भी आ चुकी हैं, तो बच्चे आजकल के तो बहुत अलग डायरेक्शन में। लेकिन तब भी मेरा अपना एक जो डेप्थ है, जो चीजें हैं, जो मानक दंड मैंने सेट कर रखे हैं,
Yes. मैं उससे डेविएट नहीं करता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज है कि जेन्युइनली अगर आपको इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में, ठीक है नहीं पता मुझे तो आपने इंजीनियरिंग कर लिया, मुझे नहीं पता कि इंटरेस्ट क्या, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट के बारे में मालूम है यस तो ऐसे लोगों को पहले समझ लेना चाहिए कि मुझे किस रूट पे निकलना। यस। एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी तक लोगों का ऐसा व्यू है कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, या लोगों फिर का ये परसेप्शन है हाँ। डेफिनेटली कि कंप्यूटर साइंस का इसे मारा मारी है लेने के लिए। ये आईटी डिपार्टमेंट है हाँ। उसके बहुत अच्छे हैं। हम्म। मेरा पर्सनल व्यू है वहाँ 100 लोग हैं, जॉब 50 है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इरिस्पेक्ट अगर आपको सच में इंटरेस्ट है अलग डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल पॉलीमर, मेटलर्जी, टेक्सटाइल, रोबोटिक्स, एआई, बहुत सारे नए नए डिपार्टमेंट्स में आए। पुराने डिपार्टमेंट्स को भी थोड़ा अच्छा किया गया, मींस नया टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व करके नया बनाया गया। बिल्कुल। मेकाट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग नया ये डिपार्टमेंट है। सारे ब्रांचेज जो आप बोल रहे हैं, एक समय में एनआईटी राउरकेला में सारे ब्रांचेज थे। यस। और फिर लोगों ने, जब बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो बहुत सारे ब्रांचेस मैंने देखा है। नवल इंजीनियरिंग, यस, ओशियन एंड मिनरल इंजीनियरिंग, ये आईटी चेन्नई का ब्रांच था, मुझे याद है अच्छे से। तो माइनिंग तो खैर, माइनिंग और मेटलर्जी तो कॉमन रही, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग रही जो ब्रांच धीरे धीरे हटते चले गए। यस, क्योंकि लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और अब दोबारा से देखो तो वो इवॉल्व हो रहा है। यस। नहीं, सबसे ज्यादा इवोल्यूशन मुझे देखने में मिल रहा है तो वो है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग, हाँ, एक टाइम पे केमिकल इंजीनियरिंग माना जाता था लूज हो गया था उसका बर्थ, लेकिन अब फिर से रिगेन हो गया है। अच्छा। और केमिकल इंजीनियरिंग स्पेशली वो सब फील्ड जो एक्चुअली में रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा है, पॉलीमर, केमिकल, दिस इज बायोमेडिकल। बायोमेडिकल इज ए वेरी डाइवर्स, वेरी गुड ब्रांच। one very famous slogan, modern problem needs modern solution. In the field of medical, different problems emerging daily, which need some modern solution engaged with technology, and solution for this is biotechnology or biomedical. There you actually try to analyze your, for example, tumor related thing, brain tumor related thing with AI. ब्रेन ट्यूमर रिलेटेड चीजों को एआई से आप एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि टाइम के हिसाब से कैसे इवॉल्व कर रहा है। क्या इंडिया इन सब चीजों में आगे आ रहा है? बहुत आगे है। आपको जानने के लिए IEEE एक्सप्लोरर साइट पे जाके इस पे एक्सप्लिसिटली सर्च करना होगा, आई वांट दिस, तो वो आपको लिस्ट सारे आ जाएंगे कि क्या क्या वर्क्स हुए हैं इस पे, उस पे आप पढ़ सकते हैं। इंडिया में लोगों का फोकस ही 99% लोगों का फोकस ही एम्प्लॉयमेंट की तरफ। यस, क्या मैं सही Yes, बोल रहा हूं? yes. शायद इसी वजह से यहाँ जो चीजें होती आ रही हैं कई सालों से, ये किसी गवर्नमेंट की पर्टिकुलरली बात नहीं है जो मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ, ये Yes. कई सालों से, कई दशकों से जो आ रही है, ये एम्प्लॉयमेंट के मारामारी की वजह से ये सारी चीजें दब रही हैं। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके यहाँ छोटी छोटी चीजें भी बड़ी तेजी से हाइप हो जाती है, भाई आपने ये ढूंढ लिया, वो ढूंढ लिया। इंडिया ने बहुत, मैं जिस डोमेन से जुड़ा हुआ हूँ उसमें बहुत अच्छे अच्छे इन्वेंशंस हुए हैं। जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग में इन्वेंशन इंडिया की तरफ से क्या है? फॉर एग्जांपल आप इन्वेंशन अगर आप मेरे प्रोफेसर के अंडर से ही देखें, चलिए एक आप ही के प्रोफेसर के अंडर एग्जांपल लेते हैं। वाईफाई मॉडेम जो इंडिया वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस हुई, उसके जो कोडिंग है वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड कोडिंग, वो मेरे प्रोफेसर के अंडर PhD स्टूडेंट ने इन्वेंट किया। एक बार फिर मैं समझूंगा, वाईफाई मॉडेम, हाँ, वाईफाई मॉडेम, इन दैट वी हैव ए कोडिंग रिलेटेड, सिग्नल रिलेटेड थिंग, उसमें कुछ सिग्नल रिलेटेड चीजें, हाँ, कोडिंग इज इन्वॉल्व एक्चुअली, कि some signal Wi-Fi will, your phone will be connected, then data rate and all you are analyzing there. So in that field some code is needed, means coding related part. अगर मैं आपको ऐसा समझाऊं तो 4G जब सिस्टम था तो 4G में आपको जो कोडिंग यूज हुई उसको OFDM कहते हैं, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। उसमें आप डाटा को टाइम और फ्रीक्वेंसी ग्रिड में एक साथ ट्रांसमिट करते हैं। 5G में इसका नाम स्पेस टाइम ब्लॉक कोड हुआ है, STBC, जिसमें आप सबसे पहला था बिट आप भेजते थे, बिट के बाद हुआ कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को सेंड करने लगे, कॉम्प्लेक्स नंबर सेंड करने के बाद आप पूरा वेक्टर सेंड करने लगे, आज पूरा मैट्रिक्स सेंड कर रहे हैं।
ये हुआ जितने ज़्यादा एडवांसमेंट आता रहा है, डाटा रेट उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। सिमिलर कंसेप्ट ये, इसके लिए कोडिंग होती है, अलग अलग कोडिंग, जैसे आपको बताया मैंने OFDM, स्पेस टाइम ब्लॉक कोड, STBC, ऐसे बहुत सारे कोडिंग है अलग अलग एप्लीकेशन के लिए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए अलग है, डिपेंड अपॉन कि आपका पावर को कम यूज करना है, डाटा रेट ज़्यादा यूज करना है, अच्छा, रिलायबिलिटी आपको ज़्यादा चाहिए या फास्ट ज़्यादा चाहिए, स्पीड। ये अलग अलग क्राइटेरिया है। तो इसमें एक इन्वेंशन आपके प्रोफेसर जिनके अंडर आप PhD कर रहे नो हैं नो उन्हीं, जिनसे मैं पढ़ा हूँ, अच्छा, जिनसे आप पढ़े हैं, यस, उनके अंडर किसी बच्चे ने जो PhD करा है, हाँ, वो उसने इन्वेंट किया इस चीज यस। को। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है, तो मैं उसने एक अगर एग्जांपल इन्वेंट किया बताऊँ। तो वहां पे पेटेंट वर्ड यूज किया जाएगा या नहीं? हाँ, उनको मिला होगा उनको पेटेंट, पेटेंट मिला होगा। यस। और इस चीज को इंडिया में इवॉल्व किया गया और इसको क्या दूसरी कंट्रीज इस्तेमाल कर रही है? और अगर IEEE इसको ग्लोबली, देखिए आपको बताता हूँ, आप इंडिया में इन्वेंट करें या कहीं भी इन्वेंट करें, इन्वेंट अगर कोई आप रिसर्च किए हैं तो उसको पब्लिश करना होता है। वो पब्लिश जो होता है, फॉर एक मैं नाम लेता हूँ, IEEE, ऐसे बहुत सारे हैं। IEEE क्या हुई ये? हाँ, इंटरनेशनल, देयर इज ए कॉन्फ्रेंस, मीन्स ठीक है। जहाँ पे सभी पूरे वर्ल्ड वाइड अपना रिसर्च भेज देंगे, सबमिट करते हैं। हाँ, वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट किए तो पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि एक कंट्री के एक्सेप्ट हो अच्छा, गया। अच्छा। तो अगर आप IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई इस Yes. तरह से। तो अगर वो एक्सेप्ट की है तो सारे लोग उसको सारी वैल्यू कंट्री के देंगे, लिए वो वैलिड हो। वैलिड हो गई। और अगर वो एक और होता है, जैसे टेलीकॉम की इंडस्ट्रीज में ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, समथिंग इज देयर, ITU, वो डिसाइड करती है कि कौन से नया टेक्नोलॉजी जो आने वाला है उसमें कौन से एक्चुअली में इन्वेंशंस और नया फीचर आएगी, या कौन सी चीज वर्क, आर्किटेक्चर कैसा होगा, ये सब सारा एक डिसाइड करता है। ITU समथिंग, फुल फॉर्म आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो वो डिसाइड करेगी, पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करेगा, वरना एक कंट्री का वायरलेस का स्टैंडर्ड कुछ अलग है, दूसरा कुछ अलग है। साइंटिस्ट भाई देश के नहीं होते, साइंटिस्ट दुनिया के होते हैं। तो साइंटिस्ट पूरी दुनिया के होते हैं। अगर कॉम्पिटिबिलिटी नहीं होगी तो आप फोन अमेरिका लगाएगा, वो लगेगा ही नहीं, कॉम्पिटिबिलिटी ही नहीं है। अब कॉम्पिटिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, पूरा वर्ल्ड वाइड सेम होना चाहिए। तो वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो फिक्स करती है कि ऐसा करना है, तो वो उसके लिए वो रिलीज करती है, मीन्स नोट रिलीज कर सकते हैं आप उसको, जैसे 4G का, 5G का, वो बताती है, गाइड करती है कि आपको कैसे बनाना है, पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करेगा। उसको 3GPP भी कहते हैं, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। अगर आप उसमें आपको लिख दिया गया है आपका इन्वेंशन, तो पूरा वर्ल्ड उसको यूज करेगी। अच्छा, हाँ, तो वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी वर्ल्ड हो। आपके इस प्रोफेसर का नाम, सर का नाम क्या है? क्या पब्लिक डोमेन में आ सकता है? हाँ, बोल सकता हूँ। हाँ जी। B सुंदरराजन, डॉक्टर हाँ, डॉक्टर B सुंदरराजन, सुंदरराजन। और ये IIC बेंगलुरु से नहीं, प्रोफेसर है। प्रोफेसर, हाँ, IIC बेंगलुरु से हैं? हाँ, IIC बेंगलोर में बेंगलुरु प्रोफेसर है। अच्छा, और ये इनका एजुकेशन जो होगा सर का, को क्या कुछ आइडिया होगा? एजुकेशन का तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं, लेकिन शायद IIT कानपुर से उन्होंने B.Tech किया है। अच्छा, और- शायद। अच्छा, हाँ। ठीक है। और ऐसे कौन और दो चार प्रोफेसर का नाम हम लोग जानते हैं पब्लिक डोमेन में, जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं लेकिन पर्दे के पीछे हैं भाई? डॉक्टर B सुंदरराजन, सुंदरराजन। यस। और ऐसे कौन से प्रोफेसर हैं जिनके अंडर बहुत सारे बच्चे PhD? वन थिंग आई वांट टू से यू, मेरे सुपरवाइजर हैं नीलेश B मेहता, डॉक्टर प्रोफेसर नीलेश B मेहता, डॉक्टर प्रोफेसर नीलेश नीलेश बी B मेहता। मेहता। हाँ, ये आपके सुपरवाइजर है? यस, ठीक है। मेरे 2 सुपरवाइजर हैं, एक ये हैं, एक ये है। ये अपने टाइम के ऑल इंडिया रैंक 17 थे, ऑल इंडिया रैंक 17 किस में? JEE एडवांस। जेई एडवांस में अपने टाइम पर। ठीक है। और इन्होंने एक्चुअली में किसी ओल्ड IIT से ही पढ़ाई, हाँ, इन्होंने जाहिर सी बात। B.Tech किया। उसके बाद फिर वो कैलटेक चले गए। कैलटेक इज वन ऑफ द वर्ल्ड 10 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्या स्पेशली। नाम है? कैलटेक, स्पेलिंग? CLTEC, CLTC। आप यू कह सकते हैं। Caltech। यस, कहाँ है, किस कंट्री? सही, USA में है। US में। यस, जस्ट लाइक MIT टाइप,
हाँ, California University, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, एमआईटी, like that. हाँ, फ्लोरिडा हाँ, यूनिवर्सिटी। like that only. हम्म। आफ्टर दैट वहां से उन्होंने PhD और MS कंप्लीट किया। मतलब इंडिया में आप कहना चाहते हैं, मैं इस बात पे और थोड़ा ज़हीन होकर के बात करना चाहूँगा, जो Yes. बच्चे एमआईटी जा रहे हैं, यस फिजिक्स से करने जा रहे हैं, एस्ट्रोफिजिक्स से करने जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से करने जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। यस 2040 जेईई एडवांस टॉपर, उसने भी आईटी छोड़ दिया, ऑल इंडिया रैंक 1 होकर के आईटी छोड़ दिया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने आईटी छोड़ा है। तो क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन लोगों को अपनी चीजों पे ट्रस्ट नहीं है और बाहर की चीजें ज्यादा फैसिनेट कर रही हैं? नहीं, इट ऑल डिपेंड अपॉन, सारा स्टार्ट हुआ है, हमारा कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली 75-80 ईयर बैक, हाँ, 70-80 साल तो पहले। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन सारा ऐसा ही है। बट यूरोपियन कंट्रीज में इंस्टीट्यूशन 500 ईयर बहुत हो, पुराने हैं और 400 ईयर और हो, बहुत पॉपुलर है 500 Yes. सालों से। तो इंडिया को भी वो प्रेस्टीज गेन करने में उतना टाइम या एटलीस्ट उसके हाफ तो लगेंगे ही। बिल्कुल। तो तब तो यही बातें हुई ना कि हमारी चीजें अंडररेटेड है। नहीं, कई सारे इंस्टीट्यूट उनके अच्छे हैं, हाँ। ऐसा जरूर कहूंगा। मतलब I can- जनरली वो आप अच्छे हैं। जस्टिफिएबल मानते हैं यस कि आईएससी को भी स्किप करके लोग निकल गए। यस कई जगहों पर ये है जस्टिफिएबल। आई थिंक इवन इफ आई गॉट ऑफर फ्रॉम IT, MIT, इफ आई गॉट ऑफर, तो हो सकता आई है कि थिंक आपके भी दिमाग में। आई थिंक मेरे प्रोफेसर ही बोले यू शुड ट्राई दैट। अच्छा, ये ओपननेस होती है IIT और ISCs में, ऐसा नहीं कि great. आप, मेरे सुपरवाइजर जो, मतलब वो समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे को अगर प्लेटफॉर्म, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हमारा ये एक्चुअली रिसर्च पर उनके रिस्पेक्ट में खर्चे काफी कम है। यस मतलब काफी कम एक्सपेंस, गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग जो है उसकी काफी कम नहीं, यहाँ भी बहुत फंडिंग है, लेकिन काफी कम है उनके रिस्पेक्ट में, तो काफी कम है। यस definitely यस इसमें कोई यस दो राय नहीं है। यस इसलिए बाहर बच्चे बहुत सारे ऑप्ट भी करते हैं। जैसे आपको बताता हूँ, जब IIT रोपड़ में मैं था, हम्म, मैं वहाँ से MTech करके जॉब कर रहा था। फिर मैंने अपने सुपरवाइजर से बात की फ़ोन पे कि सर आई वांट टू ज्वाइन PhD। हम्म, तो उनका मैं नाम जरूर लूँगा, डॉक्टर प्रोफेसर समदर्शी। हम्म। तो उन्होंने, कहाँ पर ये कहाँ? IIT रोपड़ में IIT रोपड़। एसोसिएट प्रोफेसर है वो। जिन दिनों आप वहां से एमटेक Yes. कर रहे थे तो Yes. आपने उनके सामने इच्छा जाहिर करी? नो, मैं कंपनी में काम करते हुए उनको फ़ोन किया अच्छा, ठीक कि है। मैं ज्वाइन करना Join चाहता हूँ। करना तो उन्होंने बोला ठीक है फॉरेन चले जाओ। अच्छा, सर ने आपको सजेस्ट यस किया? कि फॉरेन चले जाओ। फिर मैं बोला फॉरेन नहीं जा सकता अभी, मैं फैमिली में मेरे उतने मेंबर भी नहीं है कि मैं फॉरेन जाके परमानेंटली 3-4 साल के लिए रह सकूं। हम्म, तो उन्होंने सिंगल वर्ड बोला, आज भी मेरे पास मेल है उनका, ज्वाइन ISC। मतलब वो ये कह सकते थे कि ज्वाइन मी, ज्वाइन दिस प्रोफेसर, ज्वाइन ISC, इट विदाउट एनी सिंगल डाउट। और ये आप उस लेक्चरर की बात कर रहे हैं जिनके वजह से आपने गेट में IIT रोपर, उस हाँ, फैकल्टी पुल के ही ये भी फैकल्टी है यस जिनके वजह से आपने सारे IIT को छोड़ के रोपर ही पहले डाला। यस अच्छा, तो मतलब एक अच्छे टीचर कितना मैटर करते हैं, कभी उनके अंदर ये जेलसी नहीं आ सकती है कि भाई मुझे छोड़ के तुम किसी और इंस्टीट्यूशन से क्यों करोगे। यस। अच्छे तो- टीचर तो होते हैं। हाँ, जैसे ISC मिलने से पहले मुझे IIT रुड़की भी मिली थी। हाँ। तो उसके बाद ISC मिला तो ऑब्वियसली मुझे ISC जाना था। तो मैंने वहाँ प्रोफेसर से मैंने बात किया फोन पे। मुझे लगा ये वो कौन सा एंट्रेंस आपने दिया था? PhD के लिए, इसके लिए इंटरेस्ट नहीं होती है एंट्रेंस। हाँ। आपको रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है बेस्ड अपॉन और एक्सपीरियंस। अच्छा, आपने अपना रिज्यूमे ISC में भी सबमिट किया था और Yes. IIT में भी? उसके बाद आपके 2 राउंड इंटरव्यूज होंगे, राइगोरस किस इंटरव्यू। किस IIT में आपने सबमिट किया था? ओनली IIT रुड़की एंड ISC। 2 ही जगह पे आपने सबमिट किया और Yes. दोनों जगह आपका सबमिशन एक्सेप्ट हुआ? Yes, yes. क्या आपके अलावा और भी लोगों ने IIC में उस साल सबमिट करा होगा आपके ब्रांच से? आई थिंक 300 पीपल। 300 लोगों ने सबमिट किया IIC बेंगलुरु में। Yes. और कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया? आई थिंक 11 to 12, 11 से 12 लोग। including MSY research, not all PhD. हाँ। Some people, I think 3 or 4 people are among 15 are actually MSY research. They are not PhD. So total PhD around 10 people they selected this year. मतलब 300 एप्लीकेंट्स में से 10 लोगों को फाइनली आपके ब्रांच के लिए सिलेक्शन कंफर्म किया गया।
एप्लीकेशंस बहुत आए होंगे, हाँ, अराउंड 300 इंटरव्यू हुए। इंटरव्यू भी अराउंड थे, तब तो एप्लीकेशन हजारों में हो सकते हैं, वो हजार हाँ ये 1000 मुझे, प्लस भी हो सकता है आइडिया। हाँ मुझे पता है। अच्छा, और उसमें से 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ। जो 300 लोग का इंटरव्यू हुआ उसमें आईआईटी से कितने लोग होंगे? अराउंड 8। 8 लोग। और कितने आईआईटी के लोग अंदर गए आईएससी में, फिर आपके ब्रांच में आपके साथ? नो नो, आप पूछ रहे 300 लोग में कितने आईआईटी से कितने थे? आईआईटी से? ये आइडिया नहीं, ये पब्लिक डोमेन में नहीं नहीं आती आती है चीजें, ऑब्वियस सी बात। जो 10 लोग आए हैं उसमें अराउंड 7 to 8 आईआईटीज हैं। जो 10 लोग आए वो 7 से 8 लोग आईआईटी। मतलब कहीं ना कहीं आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि भाई आईआईटी एक तगड़ी इंस्टीट्यूशन तो है, हम्म, तभी तो वो आपको आईआईटी तक आराम से पहुंचा दे रही है। हाँ यस, ये मैं जरूर बोलूंगा, आईआईटी इज ए वेरी, इस बात को समझना बहुत जरूरी होगा दोस्तों कि आईआईटी सिर्फ एक प्लेसमेंट की जगह नहीं है। आईआईटी सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहां से आपके ऊपर टैग लग जाए। आईआईटी में जाने के बाद अगर आप हायर स्टडीज के लिए निकलते हैं तो हायर स्टडीज के लिए टॉप इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन इजी हो जाता है। यस, आईआईटीज में जाने के बाद ऑल इंडिया रैंक 1 वाले बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी को छोड़ के, चाहे सतवत जगमनी रहे या उससे पहले रघु रहे, आईआईटी 2006 के टॉपर आईआईटी दिल्ली से, या फिर और भी लोग रहे 2020 आईआईटी रैंक 1 वो भी रहे, तो वहां जाके कई कुछ लोग बिना गए भी, ठीक है, ऑब्वियस है, वो समझ पाते हैं, वर्ल्ड वाइड चीजों को एक्सप्लोर कर पाते हैं, यस, तभी तो वो एमआईटी जा रहे हैं। तो आईआईटी को आप कभी भी ओवर हाइट ना समझें। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीजें रहती हैं, आईआईटी जरूरत से ज्यादा ओवर हाइट है। जी नहीं, ये कई स्टेज में आपके लिए, आपका करियर, आपका लाइफ, आपके देश को सर्व करता है, कई स्टेजेस में, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, पीएचडी, पोस्टडॉक, कई लेवल पर ये है फिल्ट्रेशन। देखिए आप ऐसा समझ सकते हैं सर, अगर मैं 12th के बाद सोचता कि मैं आईआईसी चला जाऊं तो ये पॉसिबल आपके जहन में भी नहीं होगा, लगभग इम्पॉसिबल था। लगभग। तो लेकिन मैं बीटेक के बाद गेट दे के आईआईटी गया। आईआईटी जाते ही मुझे पता चल गया कि आईएससी मुझे अब मिल जाएगा, क्योंकि आईआईटी का टैग है मेरे पास। आईएससी 12th के समय में आपके जहन में कहीं आईएससी था? यस, 12th के समय में, मतलब हमारे सामने दूरदर्शी तो थे। क्योंकि ये भी मुझे पता था कि आईएससी के टैग के बाद मुझे एमआईटी मिल जाएगा। अच्छा, ये मुझे क्या सानू ये कहना चाह रहे कि अब मैं आईएससी से आगे फिर एमआईटी की तरफ भी आगे पोस्ट डॉक के लिए निकल सकता हूँ? पोस्टडॉक तो करूंगा ही, करेंगे। हाँ, उसमें अगर एमआईटी मिल गया तो वेल एंड गुड, अच्छा, अगर नहीं मिला तो कोई आप दूसरा IC अच्छा या दूसरी चीजें जहाँ भी आप, नहीं, अगर आईसी से हो तो उससे बेटर और ट्राई करूंगा। एनी हाउ मेरे फैकल्टी ही बोलेंगे कि इससे अच्छा जाओ, वो लास्ट ऑप्शन होगा अगर मुझे नहीं मिलेगा कि क्या ये आईएससी। अनडाउटेडली कहा जा सकता है, कही जा सकती है बात की, क्लियर कही जा सकती, दोनों में से कौन सी बात है कि आईएससी एशिया की साइंस की सबसे रिनॉन्ड, तो मैं नहीं बोलूंगा रिनॉन्ड, तो बहुत सारी बातों पर डिपेंड, मतलब हर मामले में बेहतरीन यस, है या कॉम्पिटिटिव है इसके कुछ कोई और भी इंस्टीट्यूशंस? कॉम्पिटिटिव है, 3-4 इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव है, बट इसके लीगेसी बहुत पुरानी है, इसकी लेगेसी पुरानी है। तो इसके कारण इसका बहुत ही एक वही एग्जांपल हो गया, यूरोपीय के यूनिवर्सिटीज जो है जो पुराने हैं, एग्जैक्टली, तो एक एज है उनके पास, तो एशिया में ये पुरानी है तो क्या इसके पास एशिया एज के है। दूसरे कंट्रीज, अगर मैं जो इंडिया के की इकोनॉमी से, जिनकी इकोनॉमी कंपैरेबल है, चाहे चाइना हो, मैं मुख्य रूप से चाइना और जापान और इन सब देशों की मैं बातें कर रहा हूँ, क्या यहाँ के स्टूडेंट आते हैं इससे? यस, क्या चाइना से और जापान से स्टूडेंट आईआईसी बेंगलुरु आते हैं? हाँ है, लोग तो हैं, है। बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। नहीं, फॉरेन में तो ठीक है, और भी कंट्रीज हैं भाई, बहुत सारे कंट्रीज से आते हैं, ये तो हर किसी को पता हाँ, है। चाइना, वो तो जापान, आईटी में भी आते हैं, ये सब लेकिन आईआईसी में आना बड़ी बात है। इधर भी है, मतलब दबदबा है भाई साहब हमारे देश में आईआईसी का, पूरी दुनिया में दबदबा है, जो हमारे देश का आईआईसी है उसका पूरी दुनिया में दबदबा है। टाटा को आप शुक्रिया अदा करें, टाटा ने यूं ही, टाटा को हम टाटा नहीं कहते हैं, टाटा को पढ़ना समझना इस देश में उतना ही मुश्किल है जितना इस देश में गांधी को पढ़ना समझना मुश्किल है, क्योंकि टाटा एक दिन में नहीं बना है, ये 150 सालों में ये टाटा बना है, कई जनरेशन इसके
और एथिकल बिजनेस का मुझे लगता है कि एथिकल चीजों के लिए टाटा जितनी जानी जाती है कोई नहीं जानी जाती है। आपका हेल्थ केयर कैंसर इंस्टीट्यूट तो मैं बाद में बोलूँ, मैं पहले बोलूँ बीइंग एन एजुकेटर कि भाई आईआईसी बेंगलुरु देखो आपके पास क्या है, उनकी मदद से ही स्टैब्लिश किया गया था। आप पढ़ें, गूगल करें कि आईआईसी की स्टैब्लिशमेंट किस तरीके से हुई थी और कितने कम समय में, जहां सानू बता रहे हैं कि 500 साल से पॉपुलर है यूरोपियन कंट्रीज के या यूएस के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज, वहां पर मात्र 60-70 सालों से अपना इंस्टीट्यूशन अगर इस लेवल पर है कि आज भी चाइना और जापान से आपके बच्चे पढ़ने आते हैं आपके इंस्टीट्यूशन में, तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। आपके शर्ट पर एक तिरंगे की का जो सरताज है वो आपको पहन के रखना चाहिए आईआईसी के बेंगलुरु के नाम से। तो इस वक्त सानू हमारे साथ है और हम बात कर रहे हैं आईआईटी में प्लेसमेंट पर, आईआईसी के प्लेसमेंट पर, इन चीजों पर। और अभी बातचीत में आगे का अंश ये बाकी है, मैं ये ब्रांच के बारे में मैं आगे बात करना चाहूंगा। प्लेसमेंट में एक और बात सर, मुझे जहां तक पता चला और मैं बताऊंगा कि क्या बहुत सारी कंपनियां अभी फैकल्टीज को डायरेक्ट कनेक्ट करती हैं कि भाई आप स्टूडेंट्स का नाम बताइए कॉलेज में, आईआईटी में या जिस भी कॉलेज में है। वही उनका एक मेथड है, चाहे तो वो खुद अपने अंडर इंटर्न रख ले या उनके PPO जो आप हाँ जो पीपीओ बोले। दूसरा उनका मेथड ये भी एक गुड मेथड है कि हर एक फैकल्टी आईआईटीज और आईआईसीज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं कॉरपोरेट के। तो एवरी फैकल्टी का टाई अप बहुत अच्छा होता है बिकॉज इंस्टीट्यूट, जैसे आपको पहले मैंने बताया, कंपनी बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करती, वो रिसर्च कराने के लिए भी आईआईटीज में ही आती है और आईआईटीज में वो प्रोफेसर से ही रिसर्च कराती है। प्रोफेसर इस तरीके की चीजें चाहिए। फिर प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के पास डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हाँ के आगे, फिर इस तरह से एक प्रोसेस चलता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कंपनी प्रोफेसर को वर्क को देखती है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मेरा प्रोजेक्ट डिलीवरी बहुत अच्छा हुआ। फिर वो देखती है कि उस प्रोजेक्ट पे किसने काम किया, फिर सीधा उससे बोल सकती है कि आई वांट दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट। वो सीधा आप चाहे तो फैकल्टी रिकमेंडेशन भी कर देते हैं। वो तो टाई अप की बात है कि मैं और आप दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छा काम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। आप मेरे को बोल सकते हैं कि मेरे को तुम्हारे डिपार्टमेंट के 3-4 लोग चाहिए, उनको मैं अच्छा पैकेज दे सकता हूँ या फिर दे सकता हूँ। इट इज ऑल कंसर्ट। ये वही बात हुई कि बैच में किसी ने आके सीधा पूछ लिया टीचर से, भाई आप अपने टॉपर्स को उठाइए, ये फिजिक्स में कौन अच्छा स्कोर कर रहा है इनको उठा दीजिए, और इसके लिए किसी टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। तब तो ये तो बहुत अच्छी मेथोडोलॉजी है। हाँ यस, लेकिन इसके लिए आपको रिसर्च में रेपुटेशन बिल्ड करना होगा। अच्छा, मतलब टीचर की नजरों में नहीं, टीचर खुद ही अगर बहुत वेल रिप्यूटेड होंगे, अच्छा तभी तो मैं उनकी बातें मानूंगा। तो बात आप मानिएंगे कि हाँ कि वेल रिप्यूटेड है आप। ये बहुत ग्राउंडेड चीज हुई। लेकिन यस, कि अगर टीचर रेप्यूटेड है, प्रोफेसर का इससे पहले जो रिकमेंडेशन रहा, यस, अगर वो रिकमेंडेशन बहुत करेक्ट रहा, बहुत प्रिसाइज रहा है, यस, पास्ट में कंपनियों के लिए, तो कंपनियां उस पर ट्रस्ट करेंगे टीचर के वर्ड पे, और फिर बच्चों को, तब तो ऐसे में कई बच्चों को बहुत अच्छी पैकेजेस मिल जाते होंगे क्योंकि वो भी टीचर के रिकमेंडेशन पर जा रहे हैं। इसलिए मैं बोला एमटेक का प्लेसमेंट अच्छा है। अच्छा, इसलिए आपने बोला कि एमटेक का प्लेसमेंट, क्योंकि एमटेक में 50% लोग ऐसे ही जाते हैं। 50% स्टूडेंट्स एमटेक का प्लेसमेंट रिकमेंडेशन बेसिस पे होता है, और वो लंबे समय से आ रहे हैं टीचर के पास। हाँ, क्योंकि ये है क्या, बीटेक वाले लोग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हाँ, एमटेक वाले लोग प्रोफेसर के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं, एक तो पार्ट पढ़ते हैं सब्जेक्ट का। पहले फर्स्ट ईयर में आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर कंप्लीटली प्रोजेक्ट का होता है। आपका फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन 1 to 1 होता है। मींस आप डेली फैकल्टी से बात कर रहे हैं, डेली रिसर्च टॉपिक आपका डिस्कस हो रहा है। तो एक सालों में बहुत सफिशिएंट समय है कि आपसे मैं अगर डेली बात करूं तो आप मेरे को उतना जान जाएंगे, मेरे कैलिबर को जान जाएंगे कि मैं कितना कर सकता हूँ। उस बेसिस पे आप रिकमेंडेशन मेरा ज्यादा बेटर कर सकते हैं। प्रोफेसर ये भी जान जाते हैं कौन आगे रिसर्च के लायक है, कौन है कॉर्पोरेट मटेरियल है, कौन है जो कि जिसे कुछ नहीं होगा। मतलब सब कुछ है जो कि वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं। 1 साल 2 साल जो भी टाइम उनको मिलता है, उस बेसिस पे वो जजमेंट कर सकते हैं और भेज सकते हैं आपको आगे। तो उसके लिए आपको भी है जो कि
रिसर्च में प्लेसमेंट की इंटरेस्ट ये बारीकियां आपने बहुत शानदार तरीके से समझाई, और इसमें से कुछ चीजें तो बहुत सही से समझने लायक है कि यदि आप एमटेक कर रहे हैं किसी आईटी से, तो डेफिनेटली अगर टीचर की नज़र में आपका किसी प्रोजेक्ट को लेकर अच्छा रेपुटेशन बना है, तो सीधे सीधे बिना किसी प्रोसेस के लिए किसी जगह पर किसी कंपनी को आपके लिए रिकमेंड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली चांसेस तो काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसके बाद कंपनियां जो अलग आती हैं कॉलेज में, वो तो आती हैं आती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा पर्सनल व्यू तो सर यही है, मैं अगर 50% को जानता हूँ, 50 लोगों को जो बहुत वेल रिप्यूटेड जगह पे हैं अभी, तो वो 50 में विदाउट एनी डाउट 40 लोग ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन के साथ गए हैं वहां पे। 50 में 40? मतलब ये बहुत हाई नंबर है। मैं बोलते समय मैं माइंड में ये है कि मैं 80% बोल रहा हूँ। अरे, तो ये मतलब ऐसे ही डाटा नहीं बोल रहा हूँ, माइंड में मेरा चल रहा है कि 50 में 40 मीन्स 80%। इट इज ए वेरी हाई परसेंटेज। रिकमेंडेशन बेसिस पे रिकमेंडेशन भी तब उनका होगा जब यू आर वेरी गुड, आप बहुत अच्छा काम करें। वो होता है ना, आप काम करते जाए, सक्सेस पीछे पीछे खुद ही आती है। आपको सिर्फ डेली लैब जाना है, काम करना है, ध्यान लगाना है, बस रिसर्च करते रहना है, जॉब प्लेसमेंट आते जाती रहती है। उस पे अगर आपने ध्यान दिया तो कुछ नहीं होना जाना, फिर कुछ नहीं होगा। आप काम पे ध्यान दे भाई, पीछे पीछे प्लेसमेंट। यस, मतलब अगर सही चीजें लग गई तो एक साथ आपके 5-6 प्लेसमेंट हाथ में, आप अब चूज कीजिए। यस, तो इसलिए मैं बोला था, अगर आपके फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, उनका रिकमेंडेशन बहुत अच्छा है, उनका रिसर्च अच्छा है। बिहाइंड द कर्टेन आपने ये समझाया कि क्यों आपने आईटी रोपर चूज किया। हाँ, क्योंकि आईआईटी रोपड़ में मेरे जितने बैचमेट थे, सारा का प्लेसमेंट मेरे ही क्रॉस था। टोटल एवरी पीपल, नॉट इवन ए सिंगल एक्सेप्शन। तो आप इसे समझ सकते हैं कि वो कितने ज्यादा गुड कॉलेज है इस मामले में। और आईआईसी में तो नो डाउट ही और ज्यादा है। रोपर यस, नए कॉलेज में 2008 में स्टार्ट हुआ। 8 में स्टार्ट हुआ। नए आईआईटी कॉलेजेस में आईआईटी रोपर का क्या पोजीशन है? मतलब अभी जो नए कॉलेजेस जो भी आए हैं, जहां तक मैं बता रहा हूँ, आईआईटी हैदराबाद को बच्चे बहुत प्रायोरिटी से देखते हैं। पुराने आईआईटीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस मैं कर रहा हूँ। आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली, खड़गपुर, वाराणसी और गुवाहाटी, ये सब आईआईटी के बाद जो बच्चे सबसे पहले जिस आईआईटी को बच्चे, इन आईआईटीज के बाद जिस आईआईटी को बच्चे सबसे पहले देखते हैं, वो आईआईटी हैदराबाद। यस, अब मेरा ये कहना है कि ये हैदराबाद के बाद की जो आईआईटीज, हम लोगों के टीचर के जो परसेप्शन होते हैं, गांधीनगर ऑप्ट करो, रोपर ऑप्ट करो, या कोई और भी आईआईटीज है जो इस रेस में काफी आगे, या बहुत सारे आईआईटी पटना ऑप्ट करो सर। और ये पुरानी आईआईटी से रेस में कहाँ है, किस मामले में आगे, किस मामले में पीछे, इस बात को थोड़ा जहीनता के साथ जानना चाहिए। फिर मैं वही एक चीज बात रिपीट करूंगा, हर आईआईटी का अलग स्पेशलिटी है। आईआईटी पटना न्यू आईआईटी हो सकता है, बट अनपैरेलल कंपटीशन इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट वेरी गुड, अनपैरेलल कंपटीशन। यस, आईआईटी पटना फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड मेकाट्रॉनिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स। जबकि बच्चों को अभी डॉक्टर टीएन सिंह है, यहाँ के डीन हैं, हम लोगों की कई बार इंटरेक्शन भी हुई है सर से, और आप, ये तो मुझे नहीं पता था बहुत सारे। अब देखिए, जबकि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में मैंने काउंसलिंग के दौरान देखा, हाई तौबा मची रहती है। 1000 रैंक के अंदर के बच्चों का जो रहता है अट्रैक्शन, वो आईआईटी दिल्ली की तरफ सबसे पहले रहता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को लेके। फिर ठीक है, बॉम्बे और बाकी जगह आईआईटी दिल्ली, सर देखिए, आपका बहुत सारा फैक्टर है उसमें। प्लेसमेंट एक फैक्टर हो सकता है, फैकल्टी एक फैक्टर हो सकते हैं, आपका इंटरेस्ट तो सबसे पहला फैक्टर वही है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। उसके बाद भी है अलुमिनाई बेस। ओल्ड आईआईटीज के पास अलुमिनाई बेस बहुत ज्यादा है, चेन बहुत अच्छा है। जितना आईआईटी पटना को रिसर्च ग्रांट मिलती होगी, उससे ज्यादा अलुमिनाई डोनेशन मिलती है आईआईटी दिल्ली को। डोनेशन सिर्फ मिलती होगी तो कई गुना ज्यादा मिलती होगी, क्योंकि इतना लंबा अलुमिनाई चेन है। एक इंस्टीट्यूट जो रिच है, वो इंस्टीट्यूट ज्यादा डेवलप्ड है, उसमें स्कोप ज्यादा है।
बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन अगर आपको, फिर मैं वही चीज़ कहूँगा ना, आपको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, उसके बेसिस पे कॉलेज चूज करें। आईआईटी मंडी VLSI डिपार्टमेंट माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा है, आईआईटी मंडी VLSI और उसको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत अच्छा है। लोग वहाँ से पढ़ के बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हैं। अब ये पता नहीं कैसे परसेप्शन बन गया, ये आईआईटी अच्छा है, ये आईआईटी खराब है। नहीं, मुझे ये समझ में आ रही है चीजें, कहीं ना कहीं एल्यूमिनाई का तो बहुत मेजर रोल है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो आईआईटी कानपुर से पास आउट स्टूडेंट मिस्टर राकेश, पूरा नाम मैं अभी मिस कर रहा हूँ, मिस्टर राकेश कुछ, तो मिस्टर राकेश इंडिगो के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर थे। उन्होंने MBA करा है बाहर से, अमेरिका से कहीं से, और उसके बाद अमेरिकन एयरवेज में कंपनियों में उन्होंने काम भी किया, जॉब भी किया, फिर इंडिगो को स्टैब्लिश किया। आप ये समझिए वहां से पास आउट एक स्टूडेंट 100 करोड़ प्लस, बीच कोरोना में जहां लोग 10 पैसे 20 पैसे बचा रहे थे, 10-10 रुपए बचा रहे थे लोग, 100 करोड़ से ज्यादा का डोनेशन आईआईटी कानपुर को दिया। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल पब्लिक डोमेन में, ऐसे तो बहुत एग्जांपल है। तो जाहिर सी बात है जो फंड आईआईटी पटना के पास होगा, जो ओल्ड आईआईटी के पास होगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा, Obviously. और उसमें एल्यूमिनाई का फर्क रोल, बहुत बड़ा रोल होगा। यस, प्लस उनकी कंपनियां, और वो डेफिनेटली चाहेगा कि अगर मैं आईआईटी कानपुर से पास आउट हूँ या फलना आईआईटी से मैं पास आउट हूँ तो हमारी कंपनियों में, मतलब उसके लिए सॉफ्ट। सर अगर प्लेसमेंट का बात अगर मैं बोलूँ, हाँ, बहुत सारी कंपनी सिर्फ इसलिए आती है, उनका आने का मन भी हो सकता है ना हो हायर अथॉरिटी का, लेकिन उस हायर अथॉरिटी में एक बंदा बैठा हुआ है जो वहां से पास आउट है, उसकी वजह से कंपनी आ रही है कि मेरा कॉलेज है ये, जाना पड़ेगा। 2 ही बंदा लेके आओ, लेकिन जाओ, ऐसा नहीं कर सकते कि मैं गया ही नहीं। ये और डिपेंड अपॉन, फिर वही मैं बोलूँगा, आप आप जिस प्रोफेसर के अंडर से किए हैं, वो प्रोफेसर के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, वो सीधा आपको फोन करेंगे कि भाई देख लो, मुझे चाहिए, कंपनी तो आई ही नहीं है, क्या करूं? कोई बात नहीं सर, मैं टीम को भेजता हूं। वो कंपनी आएगी। 10 बच्चे डिपार्टमेंट में थे, अगर एक प्रोफेसर के एक अप्रोच से 2 बच्चे भी प्लेस्ड हो रहे हैं, तो ऐसे 15 फैकल्टी है, मोर नंबर ऑफ जॉब देन नंबर ऑफ पीपल। तो ये सब आपके पीछे कनेक्शन, आपका वर्क, तो इसी कारण शायद पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा नहीं है रिसर्च को लेकर के चीजें। आईआईटी पटना आपने बताया मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। यस। आईआईटी रोपर किन चीजों में आगे बढ़ रही है डिपार्टमेंट? मोस्टली बायोमेडिकल, बायोमेडिकल, केमिकल, मेटलर्जी, पॉलीमर, ये सब डिपार्टमेंट। और बाकी डिपार्टमेंट केमिकल, मेटलर्जी, पॉलीमर में आईआईटी रोपर काफी तेजी से आगे, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर रही इन्वेस्टमेंट है। काफी ज्यादा। और फॉरेन कोलैबोरेशंस क्या नए आईआईटीज में किसके पास सबसे ज्यादा है? आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर के पास। यस, मतलब एज पर माय व्यू। हाँ, वैसे तो सारे इंस्टीट्यूट के पास है, बहुत काफी एक फंडिंग होती है, हर जगह से कोलैबोरेशन होता है, लेकिन आईआईटी न्यू कॉलेजेस में आईआईटी गांधीनगर थोड़े से ज्यादा MOUs पे फोकस करते हैं, तो अदर कंट्रीज के यूनिवर्सिटीज के साथ। गांधीनगर में कौन सी ब्रांच आप कहना चाहेंगे कि ये गांधीनगर का मुझे खासा आइडिया बहुत नहीं ज्यादा आइडिया नहीं है? ठीक है, हमारे भतीजे वहाँ से, हमारे नेफ्यू ने करा है आईआईटी अभी रिसेंट में, यस, उसने बहुत सारा गेम वगैरह भी बनाया है, तो कोविड पीरियड में काफी यस। बड़े अमाउंट वहाँ से मिले हैं। तो आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी पटना, आईआईटी रोपर और आईआईटी मंडी की आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आपने बताया, और पीछे और कुछ आईआईटीज पर अगर बात करूं, साथ में कुछ स्पेसिफिक ब्रांच के साथ आप बच्चों को या गार्जियन को, पेरेंट्स को? आईआईटी भुवनेश्वर ही बहुत अच्छा है। आईआईटी भुवनेश्वर, मैं तो मिस कर रहा था, सॉरी, आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी इंदौर, गुड कॉलेज। इंदौर में बच्चे अभी क्या प्रेफर करें ब्रांच में? कंप्यूटर साइंस के लिए वो ज्यादा फोकस्ड है। भुवनेश्वर में आपके अकॉर्डिंग? हालांकि भुवनेश्वर के बच्चे आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। मुझे ईसी ज्यादा बेटर लगता है उसके। हाँ, और आईआईटी BHU कंप्यूटर साइंस वेरी गुड। पहले तो हाँ, कंप्यूटर साइंस। एंड बाकी डिपार्टमेंट्स भी अच्छे हैं, वो इंटरेस्ट की बात है।
if I am interested in civil engineering, हम्म, I need not to care about what is the placement of computer science. हाँ। अगर मेरा इंटरेस्ट ही कुछ और है तो किन बातों का बच्चों को ध्यान रखना चाहिए ज्यादा काउंसलिंग के दौरान आपके हिसाब से? उनका इंटरेस्ट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बच्चों है। को अगर मैं बच्चों के नजरिए से बोलूं तो ज्यादातर बच्चों को तो पता भी नहीं, वो आईटी की धुन में इस तरह से खोए रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कि उन्हें तो इंटरेस्ट पता नहीं होता उस सब्जेक्ट का। जिनको इंटरेस्ट पता नहीं वो बहुत आगे नहीं जा पाएंगे, वो जॉब की तलाश में ही रह बस। जाएंगे। उनको एक जॉब मिलेगा वो रेस से बाहर। क्या ऑप्ट करना चाहिए? आगे की आईटी, पुरानी आईटी, पीछे के ब्रांच, नई आईटी जनरेशन 2 3 जो भी आप बोल रहे हैं, आगे की ब्रांच कौन सी, क्या क्या ऑप्ट करनी चाहिए? ब्रांच प्रेफरेंस शुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस, आई थिंक फर्स्ट एंड लास्ट प्रेफरेंस। पहली और आखिरी चॉइस होनी चाहिए ब्रांच। ब्रांच, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज लेनी चाहिए यस। कि ये ब्रांच पे जिस कॉलेज में फंडिंग सबसे ज्यादा होती है या जहाँ का पॉपुलर है ये चीज। यस, अगर आपका इंटरेस्ट का है तो आप ड्रीम का कॉलेज एमटेक में भी जा सकते हैं, वहाँ नहीं मिला पीएचडी में जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको आगे पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। आप बीटेक से ही चाहेंगे कि मैं कैसे पढ़ पढ़ा के जल्दी से निकलूं, काम खत्म, वो एक ही आपके लिए पूरा बर्डन हो जाएगा। इंटरेस्ट है तो आपको स्टडी बर्डन नहीं लगा, आप एंजॉय कीजिए। तो एवरीथिंग डिपेंड अपॉन। अब कंप्यूटर साइंस, इफ आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कंप्यूटर, जो बिहार में मोस्ट ऑफ द पीपल है जो कि नहीं जानते ट्वेल्थ तक, जब तक वो बहुत अच्छे स्कूल में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ही नहीं पढ़े हों, मैं खुद ही नहीं पढ़ा था। मुझे लगता है बिहार में बहुत कम ही स्कूल होंगे जिसमें कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट भी होंगे 12th 11th 12th में। उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है ज़्यादा। उनको कैसे पता चला कि मैं कंप्यूटर में बहुत अच्छा करूँगा? लेकिन एक पॉइंट बहुत मैं समझना चाह रहा हूँ, ये मेरे लिए भी एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो काफी मेरिटोरियस होते हैं बैच में, आपने भी पढ़ा, आपका भी बैच में उस पर भी आऊंगा। एक्चुअली उस समय में बच्चों में बहुत क्लैरिटी नहीं रहती है कि कौन सा ब्रांच लेना, क्या नहीं लेना, क्या लेना नहीं लेना। थोड़ा अगर मैं ये बोलूँ तो बच्चों में थोड़ी क्लैरिटी यही रहती है कि भाई मारामारी होती है, टॉप आईटी लो, टॉप आईटी लो, टॉप। और टॉप का मतलब है पुरानी आईटी। कंप्यूटर साइंस ले लो, सेकंड प्रायोरिटी पे इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी पे चाहो तो ठीक है इलेक्ट्रिकल लो, फिर मैकेनिकल लो, ये अपनी एक प्रायोरिटी ऐसे डिसाइड करते हैं। अब मैं, आप जो बोल रहे हैं कि यदि इंटरेस्ट नहीं तो बहुत आगे नहीं जा पाऊंगा, मैं बच्चों की तरफ से ये पॉइंट बोल रहा हूँ। मुझे अभी इंटरेस्ट का नहीं पता क्योंकि मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट हूँ, मैं बच्चों के नजरिए से बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे जो दोगे मैं कर लूंगा। तो ये हालात होते हैं, एक्चुअली यही हालात होते हैं। अब उनका रैंक मान लें कि आईटी में आ गया 6000, अब उनके पास पॉइंट क्या है कि वो 6000 रैंक पर जा सकते हैं। मान लीजिए आईटी दिल्ली सिविल चले गए, कैटेगरी है, चला गया। नहीं कुछ पता है तो भाई दिल्ली जाना है, चलो बॉम्बे नहीं हो पाया, कुछ कानपुर नहीं हो पाया, दिल्ली चले जाते हैं, चलो खड़गपुर चले जाते हैं, खड़गपुर जाके हमने सिविल ले लिया, कुछ ले लिया। तो मैं ये कहता हूँ बच्चा अगर तेज है, बच्चा अगर मेरिटोरियस है, मेहनती है, इंटरेस्ट के बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता है। इंडिया की एजुकेशन का आप जानते हैं, स्कूल में तो कुछ होता ही नहीं है पता बच्चों को, 0.1% बच्चों को भी नहीं मालूम होता। 11th 12th में इतने कॉम्पिटिटिव अचानक माहौल हो जाते हैं उनके सामने, अचानक से 20 लाख 25 लाख लोगों के बीच बैठना। भैया कल बेंच पर 100 लोगों के बीच बैठ रहे थे और 25 लाख में। कल तक मेरे जो एग्जाम के पेपर हो रहे थे उसमें नेगेटिव काटने की कोई ऑप्शन नहीं थे, आज मैं गलत कर रहा हूं तो -1 हो रहा है। कल तक मुझे कहा जाता था कि पूरी कॉपी भर के आओ, आज से मुझे कहा जा रहा पूरा नहीं पढ़ना भाई, 20% पे आईटी मिलता है, 30% पे आईटी मिलता है। तो पूरा पढ़ने से बेहतर है कि जो पढ़ो उसको डेप्थ में पढ़ो। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया में जो बच्चों पर प्रेशर है, प्रेशर भी नहीं है एक्चुअली, एजुकेशन का जो पैटर्न है, बच्चे बहुत जिगजैग पाथ पे है। तो वो क्लियर माइंड सेट के नहीं हो सकते, भले वो कितने मेरिटोरियस। 0.1% जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा, जिनका बचपन से रहता है कि चलो मुझे यही करना यही करना। तो ऐसे में मैं कहूंगा अगर उस बच्चे का आईटी में 5000 रैंक आ गया, क्या सानू सजेस्ट करेंगे अपने अनुभव के आधार पे? आईटी पटना का मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग देखो, आईटी रोपर का कोई पर्टिकुलर जो आपने ब्रांच बोला बायोमेडिकल देखो, ये देखो वो देखो, आईटी मंडी का इलेक्ट्रॉनिक्स देखो, या आईटी दिल्ली में सिविल जाओ, आईटी खड़गपुर में सिविल जाओ। सर
ये मैंने बहुत बच्चों की तरफ से आपको एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन रखा है, लेकिन एक्चुअली ये है, प्रॉब्लम है। जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 12th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, उस समय किस चैप्टर में आपको इंटरेस्ट है वो डिसाइड कर देता है कि आपको ब्रांच कौन से होने चाहिए। फिजिक्स में आपको थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपको मैकेनिकल में हो सकता है इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छा लग रहा है, हम्म। मैं तो फिजिक्स का में आपका उतना अच्छे नहीं है, हाँ, ठीक है। तो चांसेस है कि आपको केमिकल इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, जिसमें आपको केमिकल रिलेटेड चीजें इन्वॉल्व हो, वो आप पे ज़्यादा बेटर सूट करेगी। कोई किसी का अगर मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है वो मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग जा सकता है, वो कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा कर सकता अगर है। मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग लेना चाहिए। हाँ, हम्म। वो जा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा कर सकता है, मैथ्स अच्छा तो आप कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस बहुत कर अच्छा, सकते कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा हैं। करेगा। AI AI इंटरेस्ट की चीज़ है, आप कॉलेज जाके आपको पता चल जाएगा मैं AI करना चाहता हूँ। AI I think is the advanced form of Yes. mathematics and computing and Computing. computer science. मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल। मैं 2 ब्रांच पे था, आपने 4 को ऐड कर दिया। ये मैकेनिकल को ऐसा पूरा सॉल्यूशन बनाई, उसमें जो बन के निकलेगा वो मतलब AI ब्रांचेस आपको तभी ऑप्ट करने चाहिए यदि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, और लॉजिकल एबिलिटी बहुत अच्छा लॉजिकल है। एबिलिटी आपकी अच्छी है। यस, जैसे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अभी तक ये प्रॉब्लम क्या रहा है ना लोगों में, ऐसा अगर किसी को अगर बोला जाए 4+1 क्या है, तो वो सीधा बोलेगा 5। उसके माइंड में ये क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा इन विच डेसिमल सिस्टम, योर डेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, जी जी ये पता ही नहीं है उसको। वो सीधा Exactly, 4+1 5। Why can't be 4+1 is 0 if number system define like 0 1 2 3 4। डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। हाँ, तो ये उनको पता नहीं है, लॉजिकल एबिलिटी ही नहीं है। तो जब लॉजिकल एबिलिटी नहीं है तो फिर AI जाने पे आप AI जॉब तो ले लेंगे लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेल नहीं कर पाएंगे। वहाँ तो आपको लॉजिकली डिफाइन करना है। आपके सर नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने आ रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन से दिन कितने लोग आते हैं, मतलब किसी दिन कम है किसी दिन ज़्यादा है, आप रीजन जानना चाहते हैं, तो आप इसको आप स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने आ रहे हैं उसको फीड कीजिएगा, जो टॉपिक उस दिन आपने पढ़ाया है उसको फीड कीजिएगा। कुछ मॉडल जो ट्रेनिंग मॉडल होता है उसको ट्रेन करके आपको हो सकता है अप्रोक्सीमेटली ये रीजन पता चल जाए कि आपके स्टूडेंट कौन से टॉपिक में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, कि वो क्लास लेक्चर ही बंक कर दे रहे हैं, कि जाने का क्या मतलब जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली। ये सब ये पैटर्न कैसे डिसाइड आप कर सकते हैं? आपका लॉजिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो मॉडल आपको डिजाइन करना है उसमें कौन से पैरामीटर को फीड करूं कि जो रिजल्ट आपका है, इसको कहते हैं एस्टिमेशन, आपका आउटपुट एस्टिमेशन, वो दोनों एक पॉइंट पे कन्वर्ज करें, मीन्स उसका सब्सट्रैक्शन आप करें तो लगभग 0 के बराबर है, मतलब आप जो एस्टिमेट किए हैं वो सही है। तो ये इसके लिए आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए एल्गोरिथम डिजाइनिंग का, जो कंप्यूटर साइंस, जरूरी नहीं कि कंप्यूटर साइंस चीजों को इजी कर दें बच्चों के लिए। लॉगरिथमिक डिजाइनिंग नहीं, इस प्रोसेस को थोड़ा इजी कर दें। बच्चे आपसे पूछ रहे हैं भैया मैं इस प्रोसेस को मुझे इजी करके बताइए। अच्छा, कि मेरी 5000 रैंक आ रही है, 6000 रैंक आ रही है, 7000 रैंक आ रही है, तो मेरा फिजिक्स अच्छा है, फिजिक्स में कोई चैप्टर अच्छा है, मैं किस बेसिस पे थोड़ा ब्रांच लूं, क्योंकि ये बातें तो मुझे समझ में आ गई और शायद हमारे दर्शकों को भी समझ में आ गई होंगी कि अगर आपको अपना इंटरेस्ट डिफाइंड नहीं है तो आप किसी ब्रांच को ले तो लेंगे, जॉब भी पा लेंगे, लेकिन बहुत कुछ लाइफ में आपके लिए एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। यस, आपके लिए वही घिसी पिटी चीज आते रहेंगी, आप इंतजार करो अगली नौकरी का, आप इंतजार करो अगली नौकरी का। यस, जॉब्स कहीं ओपन हुए, प्लेटफॉर्म ओपन हुआ, कोई नई चीजें बनी, ठीक है, नए ऑफर आए, चलो आपने अपना रिज्यूमे सबमिट किया, आपकी सैलरी हाइक हो गई। तो इसी चक्कर में रहना है या लाइफ को कुछ एक्साइटिंग बनाना है? तो अगर वो करना है, आपको अपनी उम्र लंबी करनी है और अपने आप को एनर्जाइज रखना है हमेशा, तो आपको हमेशा नई चीजों की तरफ जाना पड़ेगा, इंटरेस्ट वाली चीजों की तरफ जाना पड़ेगा। यस, वो सब्जेक्ट पढ़ते समय आ जाता है, लोग को भी फील आ जाता होगा। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए मैथमेटिक्स की होनी अच्छी होनी जरूरी है? मैथमेटिक्स पूरे इंजीनियरिंग के लिए अच्छी होनी जरूरी है। पूरे इंजीनियरिंग के लिए
कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं इंजीनियरिंग का Chemical? जिसमें उसमें भी मैथमेटिक्स अच्छी काफी जरूरी है, इन्वॉल्व है। अच्छे लेवल की यस, जरूरी है इंजीनियरिंग मींस मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। और और मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग बच्चा तब ले जब उसे समझ में आए कि मेरी किसी चीज को एनालाइज करने की एबिलिटी यूनिक है, हाँ, थोड़ा सा बेटर है। बेटर। और फिजिक्स पढ़ते समय जैसे मेरे साथ ऐसा था, मोस्ट कॉमन ब्रांच जिसमें प्लेसमेंट सबसे इजी, इजी प्लेसमेंट तो कंप्यूटर साइंस में ही है। कंप्यूटर साइंस। आपको जॉब एक मिल जाएगा, ये गारंटी नहीं बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन थोड़े से आपको एफर्ट कम देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे कॉमन ब्रांच मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिकल सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे का बोलने का मतलब है ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तो वही चल रहा है। और रिसर्च के ग्राउंड में जाने के लिए तो सारे डिपार्टमेंट ओपन है, सारे डिपार्टमेंट, यस। तब तो आप किसी में भी जा सकते हैं इंटरेस्ट पर। सब्जेक्ट वाइज रिसर्च में ज्यादा स्कोप है जैसे एक्सप्लोर करने का, सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, यस, फंडामेंटल रिसर्च उसको कहते हैं। फंडामेंटल रिसर्च। Yes. हाँ, सब्जेक्ट वाइज रिसर्च जब भी हुआ तो फंडामेंटल रिसर्च हो गया। यस, वो रिसर्च करने वाले बच्चों के लिए ज्यादा सही है, या फिर इंजीनियरिंग ब्रांच जैसे VLSI, जैसे मैकेट्रॉनिक्स? अगर आपको मैं ऐसा बताऊं, जब इंजीनियरिंग में कुछ रिसर्च होती है उसको इन्वेंशन कह सकते हैं आप, कुछ इन्वेंट हुआ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये जो फंडामेंटल सब्जेक्ट में जो फंडामेंटल रिसर्च होती है उसको ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च कहते हैं। शानदार, एकदम नया कुछ जो पहले है ही नहीं, और उसको यूज करके इंजीनियरिंग कुछ नया डेरिवेशन करेगा। पहले फिजिक्स में मैथ ही होगा जब भी होगा, मतलब पहले साइंस ही है भाई। यस, पहले इसके एप्लीकेशन जो है वो आप वहां लगाएंगे। यस। VLSI डिपार्टमेंट आने से पहले जो डिपार्टमेंट थी उसको सेमीकंडक्टर फिजिक्स कहते थे। ठीक है, जो अभी भी 12th में एक दो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर फिजिक्स नाम से। उस एक चैप्टर पे पूरा एक डिपार्टमेंट है, और बहुत उसके ही आगे ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, सीमॉस ट्रांजिस्टर्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस बने आगे। आवाज पूरे वर्ल्ड में आप देख रहे हैं सिलिकॉन। दिस इज ए वन चैप्टर ऑफ फिजिक्स। आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में था सबसे ज्यादा? हाँ, या फिजिक्स में फिजिक्स सबसे में मेरा 12th क्लास में मुझे आते ही ये क्लियर हो गया था। 12th का फिजिक्स पढ़ के ज्यादा? 11th में फिजिक्स पढ़ा, उससे मुझे क्लियर हो गया मुझे मैकेनिकल में नहीं जाना है, क्योंकि मुझे मैकेनिक्स उतना अच्छा नहीं लगा। और वो तो पहले ही बॉयकॉट हो गया कि हाँ सेग्रीगेट की, ये मुझे लेना ही नहीं है। फिर 12th स्टार्ट हुआ। 12th में मैं आया तो मैं इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट्स पढ़े, सर्किट, नेटवर्क्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, और कुछ और 2-3 चैप्टर्स थे जिसमें हमने वोल्टेज, करंट, ये सब चीजें पढ़ा। तो वो मुझे अच्छा लगा, तो उससे मेरे को 2 स्कोप मिले। इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं, उसमें चैप्टर्स में और थोड़ा आगे बढ़ा, सब्जेक्ट जैसे करिकुलम आगे बढ़ती है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरीज आए, मैक्सवेल्स 4 लॉज वगैरह पढ़े। तो मुझे पता चला ये मेरे को ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हिट कर रहा है दिमाग, तो ये मैं ले सकता हूँ। तो वहां से सेग्रीगेट हो गया कि मुझे इलेक्ट्रिकल में भी इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है। तो उससे मुझे पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे को ज्यादा सूट करेगा। चलिए सानू की एजुकेशन पे मैं बातें करना चाहूंगा। 10th आपने नालंदा जिले के किस स्कूल से किया? सेंट जोसेफ एकेडमी। सेंट जोसेफ एकेडमी, यस। और 10th में क्या परसेंटेज मार्क्स था? 10 CGPA था। 10 CGPA, आपके टाइम पर CGPA CGPA था। 10 CGPA। और फिर 12th आपने कहाँ से किया? 12th मैंने शिवम रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल से किया। शिवम रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, यस, CBSE। CBSE। 12th में आपके क्या परसेंटेज मार्क्स थे? 91.6%। 91%। हाँ, अच्छे मार्क्स थे। सानू अपने आप को कैसा स्टूडेंट मानते थे 10th 12th तक? एवरेज, अच्छे, बिलो एवरेज? एवरेज। एवरेज। कॉन्फिडेंस लेवल क्या था लाइफ में कुछ कर पाने का? 100%। 100%। यस। लाइफ का मोटिवेशन क्या था? पैसा, एजुकेशन? एजुकेशन। क्लैरिटी थी माइंड में? यस। जॉब को लेके कभी घर से प्रेशर? नो। पेरेंट्स ने कभी इस तरीके की चीजें नहीं की कि पेरेंट्स की तरफ से कोई ऐसी लिमिटेशन? नो प्रेशर, कुछ नहीं, नथिंग। इसीलिए आपके हैंड्स फ्री रहे Yes, yes. कि मुझे अपने हिसाब से मुझे करना है। Even before resigning MediaTek,
मेरे को पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं थी कि अगर आप इतने They are अच्छे so जॉब supportive. छोड़ रहे हैं तो आपको घर में बताना। मैंने रिजाइन करके बोला कि मैंने रिजाइन कर It's दिया। great to hear. His parents are so supportive. मैं सामान्य अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को पैसा कमाने की मशीन ना बनाएं, उनसे इतनी उम्मीदें ना करें। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ लाइफ जैसे तैसे निकलेंगी, लेकिन आपके बच्चे में बहुत पोटेंशियल होता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे बच्चे जो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वो जॉब में बस जॉब 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 करते रहते हैं। पैसा का कोई अंत नहीं है, लेकिन एजुकेशन जो पीस देता है, जो स्टेबिलिटी देती है, जो स्टेटस देता है, जो कंफर्ट देता है, यस नहीं, जो खुशी देती है, वो अनपैरेलल है। क्योंकि पैसे की भूख में आप आज इस कंपनी से कल उसमें, परसों उसमें, इसी में रह जाएंगे और फिर आप दबाव में रहेंगे, क्योंकि आपको उस अकॉर्डिंग परफॉर्म भी करना होगा। हाँ, मैं जब कंपनी ज्वाइन किया तो मैं एक कुछ चीज खुद से पूछता था, इसके आगे अब क्या? क्या? अब इसके आगे मैं दूसरी कंपनी जा सकता हूँ, फिर तीसरी जा सकता हूँ, चौथी जा सकता हूँ, लेकिन जाऊंगा तो कंपनी में ही ना। वन रेंटेड हाउस यू लीव फॉर अदर रेंटेड हाउस। just your rental cost is going to be high. यस, वो आपको थोड़े फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, हाँ, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज नहीं फैसिलिटीज है। मिलेंगे एक्स्ट्रा, तो आपके ऊपर प्रेशर भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है। मतलब ये एक वन डायरेक्शनल ग्रोथ हो गया, जो एक्चुअली लग रहा आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आप ग्रो नहीं कर रहे। हाँ, वो कंपनी ग्रो कर रही कंपनी है। ग्रो कर रही है। आप ऐसा नहीं है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, वो अपना पर्सनल चॉइस है। हाँ, ठीक है। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि मैं जिस मोटिवेशन से मैं एजुकेशन की तरफ आया था वो इस रास्ते से फुलफिल नहीं होगा। तो मैंने अपने डायरेक्टर से वहाँ बात किया कि ऐसा ऐसा बात है, आई वांट टू रिजाइन। उन्होंने भी समझाया पहले, फिर बोला कि तुम अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो फिर मैं भी रोक नहीं सकता, यू कैन गो। फिर उन्होंने भी क्लियरेंस दे दिया, मैंने रिजाइन किया उसी समय। आईआईटी की आपकी जो पीएचडी की स्कॉलरशिप है, यस, फी और स्कॉलरशिप, मैं दोनों चीजों पर बात करूंगा। फीस तो उतनी नहीं होती है, अराउंड 10-12 हज़ार होता है 6 महीने का। 6 महीने का, यस, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, मुझे पता था, लेकिन मैं इनके मुंह से चाहता था कि सुने आप लोग। ऐसा नहीं है कि हायर स्टडीज का मतलब है बहुत सारे खर्चे। लोगों का एक परसेप्शन है। यस, बहुत सारे बच्चे जो देख रहे होंगे वो हायर स्टडीज में इसलिए नहीं जाना चाहते। दो ही रीजन होते हैं, एक सर मेरा घर कौन चलाए, और दूसरा रीजन होता है कि हायर स्टडीज के लिए, इतने रहने के लिए, पढ़ने के लिए खर्चे कहाँ से। तो आप अच्छे से इस बात को सुने। आपने सानू बीटेक तक पेरेंट्स से पैसा लिया होगा। यस। एमटेक की फी आपकी क्या थी आईटी की? एमटेक में अराउंड वही 16,000 16,000 एक सेमेस्टर या ईयर? एक सेमेस्टर। एक सेमेस्टर की 16,000 फी थी, मतलब ईयर की 32,000। यस, 4 सेमेस्टर हैं आपके एमटेक में। यस। मतलब आप समझ लें कि 1,20,000 ही एमटेक की फी है, along with hostel। along with hostel charges। भाई, क्यों आप बीटेक करके, अगर आप आईआईटी में नहीं है, आप किसी कॉलेज में हैं, आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा, आईआईटी में है भी और प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो आप क्यों चाहते हैं कि मुझे 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख की नौकरी मिल जाए किसी तरीके से? आप 1,20,000 में एमटेक कर सकते हैं, आईटी से कर सकते हैं, दैट टू विथ हॉस्टल चार्जेस। ये तो भैया आप ट्यूशन पढ़ा के निकाल सकते हैं। नो, आपको स्कॉलरशिप मिलती है अच्छा, ना। हाँ, दैट टू एमटेक में भी तो आपको स्कॉलरशिप है। यस, और वो स्कॉलरशिप क्या है? लगभग 12,400 पर मंथ। मतलब आपके जो एक्स्ट्रा पॉकेट के खर्चे हैं वो भी आप उससे कंपनसेट कर सकते हैं और आप अपनी फीस भी निकाल सकते हैं। हाँ, वो कभी जरूरत नहीं पड़ता है, सभी मैनेज कर लेते हैं। आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं फिर कि बीटेक के बाद अगर आपको जॉब प्लेसमेंट नहीं हो रहा, और आपका जॉब अगर ठीक है, जिनका जॉब ही है कि नहीं मुझे जॉब ही करना, वो अलग बात है, लेकिन वैसे स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली ये बातें बोली जा रही है, भैया जिनके लिए जॉब मैंडेटरी नहीं है, कि मुझे प्रेशर नहीं है कि जॉब करना है, आप एमटेक कीजिए ना, आपके खर्चे खुद निकाल लेंगे। और उसके बाद आप अगर पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी के बाद आपके स्कोप बहुत जॉब के ओपन हो जाएंगे। यस, क्योंकि वहां पर कैंडिडेट बहुत कम है, लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मालूम है। मुझे जितना मालूम है कि टाउन में लोग पीएचडी करके इसलिए बैठे हुए, या तो वो उस ओरिएंटेशन के है नहीं, माइंड सेट के, या फिर उनको नॉलेज नहीं है यस। कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां से हम जॉब में अपन एंटर कर सकते हैं, गवर्नमेंट और वहां तो सारे सेक्टर्स ओपन हो जाते हैं।
Yes. रिसर्च का सेक्टर, गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म, रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन जो आपने बोला कि जो सरकार के लिए बेसिकली रिसर्च करती है, यस तो आप इन चीजों को समझें, इतनी मारामारी ना करें बीटेक के साथ जॉब के लिए। और आईआईसी बेंगलुरु की फी कितनी है? 16,000 पर अराउंड 10-12,000 पर मंथ, 10 पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर, 10 to 12,000 पर सेमेस्टर। Yes. 4 सेमेस्टर पे वहां भी नहीं, नो वहाँ तो Depends कि आप डिपेंड कितना अपॉन time ले रहे हो। रिसर्च आपका कैसे जा कितना रहा है। टाइम जा रहा है। और एक सेमेस्टर 6 महीने का हुआ, यस उसके लिए 12,000 फी हुई। और अब बताइए मुझे कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है? अराउंड 42,000 पर मंथ मिलता है। 42,000 पर मंथ लगभग, मतलब ये लगभग 5 लाख एनुअल है। यस अगर मेरा पीएचडी 3 साल चला गया तो पीएचडी में आपको 6 साल तक पैसे मिलेंगे। अगर 6 साल तक पीएचडी मुझे लग रहा है करने में, तब तक मुझे ये लगभग 5 लाख स्कॉलरशिप वहां के बच्चे को मिलेगा। हाँ पर ईयर। तब तो इससे आप अपने सारे खर्चे बहुत आराम से कंपनसेट कर सकते हैं। हाँ अगर आप मैरिड है तो एचआरए में मिलते हैं। अगर मैरिड है तो एक्स्ट्रा एचआर। भाई शादी कर ले पीएचडी के साथ, तो सानू ने क्यों नहीं किया? एचआरए कैन नॉट बी मोटिवेशन। एक नई लायबिलिटीज के लिए दैट टू मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसर्च आप कर रहे हैं, उस समय में डिस्ट्रैक्शंस, लायबिलिटीज, सारी चीजें डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ। तो आपके रिसर्च को अभी स्टार्ट हुए कितने दिन हुए? 4 मंथ हुए। 4 मंथ हुए। आईआईसी बेंगलुरु ज्वाइन किए हुए Yes. 4 मंथ हुए। कैसा लग रहा है वहां जाके? आ, आईआईटी से एनवायरनमेंट किस तरीके का वहां फील हो रहा है? वहाँ पर हर एज के आपको लोग मिलेंगे। ठीक है, आईआईटी में सिर्फ यंग एज के बच्चे होते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ यंग एज के नहीं है। मेरे साथ जो पीएचडी कर रहे हैं, हाँ, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। वो इसरो में पहले 21 ईयर साइंटिस्ट रह चुके हैं। सर नाम? उनका नाम हरीश है। मिस्टर हरीश सर, नमस्कार आपको। हमारे छात्र ने आज आपका नाम लिया और आपने 21 साल इसरो में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं, और 21 साल आपने वहां काम करने के बाद डिसाइड, मतलब आईआईसी बेंगलुरु ज्वाइन किया, और दैट टू पढ़ाई के लिए। वो सर हैट्स ऑफ। और हमारे दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा कि आप समझिए लोगों के पीछे पढ़ने का जुनून किस लेवल पर है, और एज डजंट मैटर। यस जैसा आप समझा रहे हैं, 21 साल अगर काम किया तो मतलब ही इज बियॉन्ड हिज 40s के आगे हैं वो। यस मैं वो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत हैं। सारे लोग हैं। देख के मतलब आप वहाँ नहीं बता सकते कौन रिसर्चर है कौन प्रोफेसर है। कई प्रोफेसर के अंडर जो रिसर्च है वो प्रोफेसर से डबल एज के हैं। तो दिस इन्वायरमेंट यू कैन गेट देयर। तो मेरे बैच में बैठने वाले गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 भी है, 2 भी है, ऑल इंडिया रैंक जेई एडवांस में भी 1 है। ऐसे भी है। जो अभी शायद 2022 में शायद एक बंदे गए, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली नेम, वो बैचमेट बना। मीन्स आपको आईआईसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे लाके बैठा देगी जहाँ पे आपको कंपटीशन किसी से नहीं है। आपको सिर्फ नया चीज बनाना है। ऐसा नहीं कि आपको कॉम्पिटिट करना है, कोई रफ एंड टफ एग्जाम देते रहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस फोकस्ड रहना है, आप पे रिसर्च वर्क पे ध्यान देना है, और स्मूथली चीज़ें हो जाती है। तो अब ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दूसरा नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको इतने सीनियर लेवल के लोग के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, डेली बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा अलग है जो इस इंस्टीट्यूट में है, जो बाकी जगह पे थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये चीज़ मुझे ठीक लगता है इधर। 2020 आईटी 2021 टॉपर मृदुल अग्रवाल। No 22 टॉपर। his name is not Mirdul. I think S Srikant something. I don't exactly know. बस S नाम अच्छा है। अच्छा अच्छा। Let me see 1 second. In Teams I messaged him few days back only. 2015 टॉपर थे सतवत जगबनी, जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे को छोड़ा। 2014 टॉपर थे चित्रांग मुर्मू। RK शिशिर। अच्छा, आरके शिशिर की आप बात कर रहे हैं। Yes yes. अच्छा अच्छा, ये अभी आईआईसी बेंगलुरु में है। Yes. आईआईटी टॉपर आरके शिशिर इज परस्यूइंग हिज पीएचडी। No, I think BTech. बीटेक BTech in mathematics and computing. हाँ, मैथमेटिक्स बीटेक फ्रॉम आईआईसी बेंगलुरु।
चलिए, तो मतलब हमारे पास ऐसी चीजें हैं भाई, बस आप में अवेयरनेस नहीं है, विल नहीं है, यही चीजें कमी। यस अदरवाइज जॉब से भी ज्यादा बड़ी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। 5 लाख तो भाई बहुत सारे बीटेक वालों को आजकल की उनकी सैलरी नहीं होती है एनुअल, मैं आपको तब बता रहा हूँ जो मिनिमम है। जब मिनिमम है। जाहिर सी आपको वहाँ बहुत सारे अलग अलग अदर भी स्कॉलरशिप मिलेगा। हाँ। अगर आपको पीएमआरएफ मिल गया जो 50% लोगों को करीब मिल जाती है बात। ऑन एन एवरेज अगर बोलूँ तो, उसमें फिर आपको 85,000 पर मंथ मिलेगा विदाउट एनी टैक्स कंसेशन एनीथिंग। वो आपके जॉब से ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है। अगर विदाउट एनी टैक्स कंसेशन 85 पर, ये एक्स्ट्रा है। यस, बाकी उसको आपको रहने का मिल रहा है, खाने का मिल रहा है, बाकी सब चीजें कुछ जो मिल मिल रही रहा है उसके अलावा ही 85,000। है। यस, ये कौन सा चीज आपने बताया? 85 आपको मिलेंगे। हाँ अब प्लस एचआरए इफ यू आर मैरिड ऐसा। हाँ, ठीक है। पीएमआरएफ प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? बहुत पहले से, काफी अराउंड पहले 7-8 ईयर तो जरूर हो गए। हम्म, जब से आई थिंक मोदी गवर्नमेंट है तब से ये आ गई थी। हम्म। मेरे लैब में तो कई सारे लोग हैं जिनको पीएमआरएफ मिला हुआ है। पीएमआरएफ ले रहे हैं, हाँ, दे आर ड्राइंग। यस यस यस, पीएमआरएफ उनको मिल रहा है। मेरे लैब इसकी में वजह क्या, डिफरेंसेस क्या है? जैसे आपके वाले इसमें No, no, और no. उसमें? पहले इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होता है, जैसे मैंने ज्वाइन किया। हम्म, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होंगे, हम्म, उसके बाद अप्लाई कर, मेरे प्रोफेसर रिकमेंड करते हैं हम्म, काउंसिल को, हम्म। फिर वहां से मिल जाता है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए? फर्स्ट ईयर में आई थिंक सीजीपी 8.5 से ऊपर होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में अगर आपका सीजीपी 8.5 से ऊपर है तो सेकंड ईयर में आप ये पीएमआरएफ, यस, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप, हाँ, ये आप ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और स्कॉलरशिप ये है। जो है, ये स्कीम सिर्फ आईएससी के लिए या नो फिर नो नो, आईआईटीज की भी, सबके लिए है? सबके लिए। जहाँ भी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यस यस यस। तो ये एक मैं बता रहा हूँ। ऐसे सीवी रमन स्कॉलरशिप, क्वालकॉम फेलो स्कॉलरशिप, रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप, बहुत सारे स्कॉलरशिप है। कई सारे लोग तो पीएचडी करते हुए ही स्कॉलरशिप से ही 1.5 1.8 लाख तक कमा रहे हैं। 2-2 लाख तक पर मंथ चले जा रहा है उनका मतलब अर्निंग, अगर कुछ लोग। हाँ, कुछ लोग, बाकी जिनको कोई भी कुछ भी नहीं मिला है उनको भी 42,000 तो मिल ही रहा है। हाँ, मतलब कम से कम आपको काम तो चल ही जाएगा। अगर आपको इतने अनलकी हैं कि आपको कुछ भी नहीं मिला तो भी आपको एटलीस्ट इतना मिल जाएगा मतलब कि आपने बीटेक के बाद घर से खर्चे नहीं लिए? जरूरत नहीं पड़ा। वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या फिर जो आपको एमटेक में मिलती है, पीएचडी में मिलती है, फिर बीच में मैंने जॉब किया 2 साल। अभी आप कुछ खास चीज पर, किस चीज पर आप रिसर्च में? वीएलएसआई में? नो नो नो, वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन। 6G स्पेसिफिकली। क्या आप उसमें कुछ खास चीज करना चाहते हैं? अभी तो एग्जैक्टली रिसर्च टॉपिक मैंने डिफाइन नहीं हुआ है। प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट बनाना होता है, उसके लिए ही फर्स्ट ईयर होते हैं। तो मैं अभी फर्स्ट ईयर में उस पर ही काम चल रहा है कि फर्स्ट ईयर में आपको प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट प्रपोज करना होता है। फिर धीरे धीरे क्लैरिटी आती है कि मुझे किस चीज पर हाँ, एग्जैक्टली। इस पे आपको आपके जो सुपरवाइजर है उससे वीकली मीटिंग होती है। हाँ, वो कुछ आपको अलाइन करेंगे, कुछ Suggest आप करेंगे। उनको अलाइन करेंगे। 1 साल का टाइम हाँ। होता है कि दोनों मिलके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो, वहां से फिर आप अपना आगे अपना आगे। टॉपिक उठा लेंगे। तो उस वो स्टार्ट होने से पहले आप जब प्रोफेसर से डिस्कस करते हैं हम्म, तो वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इस डिपार्टमेंट का ये सब्जेक्ट पढ़िए, आपको इस रिसर्च में यूज आएगा। हम्म, तो आप ऐसा नहीं कि आप, मैं ईसीई में हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं ईसीई का ही सब्जेक्ट ही पढ़ सकता हूँ। नहीं, मैं मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट ले लूंगा, जाकर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट लूंगा। मेरे रिसर्च में जो चीजें यूज होगी मैं उस डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट को इनरोल करूंगा, वो सब्जेक्ट पढ़ूंगा, उसका एग्जाम दूंगा और मेरा जो लिस्ट बनेगा, रिजल्ट कार्ड, उस डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट के साथ बनेंगे। एक चीज मैं आपसे पूछना भूल गया, डिस्कशन के दौरान मेरे जहन से उतर गई बात। आईटी में अगर मेरा एडमिशन किसी बच्चे का आईटी भुवनेश्वर में है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो आईटी बॉम्बे की भी सर्टिफिकेट ऑन कर सके? माइनर डिग्री का कंसेप्ट तो था पहले, अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। कुछ आईटी ने माइनर डिग्री को हटाया। हाँ, ये एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। मैं तब जब तक था तब तक माइनर डिग्री कर सकते थे आप। क्या होता है माइनर डिग्री में? एनपीटीईएल से आपको कुछ स्पेसिफिक कोर्स पूरे करने होते हैं। अगर आप एक बार वो सब्जेक्ट क्रेडिट होते हैं, आई थिंक 30 क्रेडिट के करीब थे। टू बी स्पेसिफिक डाटा तो जाके साइट से ही चेक करना होगा, ईयर टू ईयर चेंज होती भी रहती है। अराउंड 30 क्रेडिट के करीब, अगर आप, या 30 या 60 ऐसा कुछ होगा। मतलब एक क्रेडिट, एक 3 क्रेडिट या 4 क्रेडिट करीब 1 कोर्स को कहा जाता है। कोई कोर्सेज 3 क्रेडिट के होते हैं, कोई 4 क्रेडिट के होते हैं।
तो अराउंड आप 15 to 18 कोर्सेज अगर आप एनपीटीईएल से कर लेते हैं तो आपको माइनर मतलब आपके डिग्री पास एक डिग्री आ सकती है जिसपे ये लिखा रहेगा कि माइनर इन दिस इंजीनियरिंग, माइनर इन दिस मेजर इन दिस ब्रांच, और कॉलेज का नाम मेंशन रहेगा। यस। ठीक है। और एक कॉलेज में रह के एक से ज्यादा ब्रांचेस की पढ़ाई, पढ़ते पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डिग्री ताकि मैं डिग्री placement में डिग्री बैठ नहीं मिलेगा आपको। कंपनी डिग्री देखती भी नहीं है, सकूं। कंपनी देखती है आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं कि नहीं। कंपनी को डिग्री से मतलब नहीं है, उसको सब अपने सब्जेक्ट से मतलब है। आईटी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, उनको सब्जेक्ट से सिर्फ मतलब है। हम्म, कंपनी जब आएगी आप, इसीलिए तो मेटलर्जी के बंदे कंप्यूटर साइंस की कंपनी में बैठ पा रहे हैं। क्यों? जब वो मेटलर्जी कर रहे होंगे बीटेक, हर सेमेस्टर में वो एक दो सब्जेक्ट को कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट भी ले रहे होंगे। एट द एंड ऑफ 4th ईयर अच्छा, वो सब्जेक्ट को देखेंगे कि उस सब्जेक्ट में कहाँ पर क्या है, किस स्टूडेंट का। सब्जेक्ट उसको ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। हाँ। ट्रांसक्रिप्ट में आपको सारे लिखे हुए होंगे आपने कितने सब्जेक्ट्स किए हैं, उसमें दिख जाएगा आपने कंप्यूटर साइंस में डाटा स्ट्रक्चर किया है अगर तो मतलब data structure- एग्जैक्टली ब्रांच वाइज बच्चे नहीं बैठते, नो नो नो, ब्रांच वाइज कंपनी नहीं सब्जेक्ट आती है। वाइज बैठेंगे। हाँ, आपको अगर सब्जेक्ट में नॉलेज है तो अब आप बैठ सकते हैं। कंपनी पूछती भी नहीं आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं। हाँ, कंपनी नहीं पूछती अपने डिपार्टमेंट कौन सा है। उसको वो आपसे 20 क्वेश्चन पूछेगी, आप 20 का आंसर दे दिए, क्या फर्क पड़ता है आप कौन से डिपार्टमेंट में है। तो वो इस बात पे एग्री करती है कि आज के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जहां पर इस बात की मारामारी है कि भाई जल्दी से कुछ पढ़ लो, जल्दी निपटा लो, कम में समाप्त कर लो, कितना कम पढ़ना पड़े। ये जो माइंडसेट बच्चों में अभी फैल रहा बहुत तेजी से आफ्टर कोविड, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, क्योंकि यूट्यूब से बच्चे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो यूट्यूब तो बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर देखूं मैं तो डेफिनेटली ये डिसिप्लिन खराब कर रहा है, बच्चों में ये टेंडेंसी क्रिएट कर रहा है कि जल्दी समाप्त करो। तो क्या आप बच्चों के लिए, क्या आपका मैसेज होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनलाइन एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ है, उसको प्री ग्रेजुएशन लेके आना अपने आप में एक बैड आइडिया है मेरे हिसाब से। क्योंकि 12th 11th में लोग इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि आप जब गूगल चला रहे हो तो आप, हाँ, तो आप सिर्फ है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही सर्च करें और वो भी एक्यूरेसी समझ पाए कि ये सही जगह है। बस ये सबसे बड़ी बात है। आप कहीं भी और जा सकते हैं। तो कई बार कड़वी दवा जो होती है वो अच्छी होती है। तो टीचर की चीजें बहुत आपको दिल को ना खुश करे, लेकिन दिमाग के लिए वो एडेप्टेबल है। लेकिन ज्यादातर बच्चे यूट्यूब पर वही कर पाते हैं कि दिमाग मुझे कहाँ पे, दिल मुझे कहाँ अच्छा लग रहा है, और दिल के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है मैक्सिमम। और दूसरा मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लगा, मैंने खुद फील किया, अगर रीडिंग बुक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी। अगर आप यूट्यूब देखने का आपको आदत है, लेकिन आप जब बुक पढ़ेंगे, यूट्यूब जैसा फास्ट नहीं भाग सकते हैं, आपको धीरे धीरे पढ़ना है, एक लाइन फिर दूसरा लाइन तीसरा लाइन। यूट्यूब में आपको बस सीधा समझा देते हैं कि ऐसा है, ये देखो कॉन्सेप्ट है, ये बॉन्ड ऐसा हुआ, ये बॉन्ड ऐसा हुआ, खत्म। आप अपना दिमाग ही नहीं लाएंगे कि बॉन्ड बना कैसे। बुक में लाइन बाय लाइन लिखा होता है, आपको समझना पड़ता है। जब बुक पढ़ते हैं तो एक माइंड में का स्ट्रक्चर बनता है, अच्छा पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा होता होगा। आप खुद पढ़ते हुए इमेजिन करेंगे, अच्छा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एक ऐसा है, इधर इधर ऐसा बनेगा, 120 डिग्री एंगल बनेगा, ऐसा कुछ। तो आपको इमेजिन करना है कि कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ऊपर ये जा रहा होगा, मल्टीपल डायरेक्शंस ओपन होंगे जब बुक पढ़ेंगे। तो यूट्यूब आपको वही सोचने में मजबूर करेगा जो आपको बताना चाहता है, जैसे आप नेताओं के भाषण में बैठे रहे। यस, ये कंपाइलिंग फोर्स है आपके माइंड पे कि आप यही पढ़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और क्वेश्चन भी रेज नहीं कर सकते आप। रीडिंग बिटवीन द लाइंस है ही नहीं। अगर आपके रीडिंग बिटवीन द लाइंस नहीं है तो आप कभी भी कुछ नया चीज नहीं बना सकते। सिर्फ आप हाउ टू स्टार्ट मोटर में आप सिर्फ आप मोटर स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट करना है, ऑन करना। हाँ, बस आप कुछ नया नहीं बना सकते। यू कैन बी गेट ट्रेंड बट यू विल नॉट बी गेट एजुकेटेड। ये बहुत दोनों अलग अलग चीज है। और मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, स्पेशली बिहार में, मैं जब भी आता हूँ यहाँ ये सेम चीज फील करता हूँ। इन बिहार पीपल आर ग्रेजुएटेड बट नॉट एजुकेटेड। ये लिटरली मैं देखता हूँ यहाँ पे, लोगों को फील करता हूँ। ठीक है, लेकिन चीजें तो हैं। एक्चुअली सारा खेल अनएम्प्लॉयमेंट का है। आप जब यहाँ देखें स्ट्रीट को तो अनएम्प्लॉयमेंट का हिसाब किताब इतना बुरा है
10,000 Yes. 20,000 की नौकरी के लिए लोग 20-20 साल लगा रहे हैं, चप्पल घिस रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं मामूली पियोन की नौकरी के लिए, या कोई मामूली किसी फोर्थ ग्रेड की नौकरी के लिए भी लोगों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी है। उसका कारण है लोगों को एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं आया, और लोगों ने उस तरीके से यहाँ पर सर्वाइवल को गवर्नमेंट ने या किसी ने भी, या कह सकते हैं कि ये कहाँ से आई चीजें मैं नहीं डिस्कस कर सकता हूँ ओपन प्लेटफॉर्म पर, कि लोगों में एजुकेशन को लेके अवेयरनेस अगर है तो वो इसलिए है क्योंकि एजुकेशन इज द वे टू गेट अ जॉब। यस, एक चीज तो मैं और कहूंगा यहाँ पे, जब तक 20 से 30 का जो क्रूशियल ईयर होता है, अगर आप जनरल कंपटीशन में 10 ईयर लगा दिए, मुझे लगता है फिर आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, इवन आफ्टर गेटिंग ए जॉब। मीन्स आपका डेवलपमेंट लर्निंग का जो फेज था आपने रटने में लगा दिया, तो माइंड का जो डेवलपमेंट था वो हुआ ही नहीं। माइंड को डेवलप होना 20-30 में बहुत जरूरी है। आप जब तक मल्टी डायमेंशनल सोचना सीखेंगे नहीं, क्रिएटिविटी की पीक है ये। हाँ, क्रिएटिविटी आप में नहीं आएगी। और आईआईटी आईएससी आपको नया नहीं सिखाती है, पुराने चीज को नए तरीके से सिखाती है, यही बस अलग है। सेम टैक्सी सर्विस पहले भी चल रहा था, आईआईटी से पढ़ा और ओला बना दिया। कैसे कैसे हुआ? उन्होंने सोचा, डिजाइन क्या किया, बदले जा सकते स्ट्रक्चर, हर चीज का स्ट्रक्चर वे में लाना ही इंजीनियरिंग है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ वहाँ नया चीज सीखने के लिए मिलेगा, सीखिए आप नया नया चीज, लेकिन प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट वही पुराना ही रहेगा आपका, उसमें नया चीज को इम्प्लीमेंट करना है। चलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने मेरे बैच में कब पढ़ा था? मैं 2016 में पढ़ा, 2016 15 to 16। 15-16। यस। टारगेट था वो या 11-12? नहीं, हाँ, उस समय मैं 12th क्लास में था। आप 12th में थे? Yes. 11th से 12th में? यस। ठीक है। आप जिस बैच में थे किसी और बच्चे का नाम याद है? नहीं, मुझे अभी तो ध्यान नहीं याद नहीं। है। नहीं, 2-3 थे जो मेरे फ्रेंड ही थे, हाँ। जिनके साथ ही मैं आता था, हाँ। उसके सिवा मैं अमुनल नाम? एक निशांत राज करके लड़का था, निशांत राज। अच्छा। 14 कौन सा ईयर बोला आपने? 2016। 2016। निशांत राज बिहार शरीफ से, नालंदा से? हाँ, मेरे ही सिटी से था हम लोग। हम्म। वो अच्छे मार्क्स वगैरह भी उसके आते थे उस समय। और कोई बच्चा? एक नीरज सिंह करके थे, हम्म। वो भी मेरे साथ आता था। आईटी बीएचयू नीरज? नहीं, वो एनआईटी वारंगल ज्वाइन किया था उसने। अच्छा, नीरज आईआईटी वारंगल, अब मुझे याद आ गया। नीरज सिंह, हाँ, याद आ गया। वो बीके सिंह के यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते थे वो। नीरज, अब याद आ गया। हाँ। और निशांत जो मैंने बताया, वो अभी ज्वाइन किया है कस्टम डिपार्टमेंट, पुणे में है वो। हाँ हाँ हाँ। वो फिर लाइन चेंज कर लिया था, लेकिन उसने एक बार में एसएससी को बहुत अच्छे रैंक से क्रैक कर लिया था। और हमारी पढ़ाई के दौरान आपके लिए कोई लर्निंग एक्सपीरियंस, हमारे साथ बैच में पढ़ते पढ़ते आपके लिए कोई लर्निंग एक्सपीरियंस? मेरा सबसे अच्छा ये रहा इनऑर्गेनिक में, मैं फ्रैंकली कह सकता हूँ कि केमिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा नहीं रहा है, मैं एक तरह से बहुत वीकेस्ट भी रहा है। फिर मैं आपका क्लास आया क्योंकि मेरे को मजा आता था कि कुछ नया चीज सीखा, बहुत इन डेप्थ सीखा। मेरे को तो शायद कुछ कुछ चीजें ऐसे भी, मतलब आप जो ऐसा पढ़ाते थे, रेडियस, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द वो, कि वो एल्युमिनियम है, गैलियम है, अचानक इसका ज्यादा हो गया, इसका कम हो गया, शायद 1 अभी तक एल्युमिनियम गैलियम याद है आपको साल बाद? मतलब एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम ऐसा करके इंडियम। अच्छा, और एग्जैक्टली ये कभी पिटाई खाई थी? नहीं। आपने नहीं खाया था? आपके बैच में पिटाई लगी होगी बहुत सारे लोगों को। हाँ, लगी तो थी, लेकिन मेरे को नहीं ऐसा मिला था कभी। चलिए, तो सानू से ये बातचीत हो रही थी, और अब लाइफ में जॉब करने के बाद ज्ञान चक्षु इनके पहले से ही खुले हुए थे, और इन्होंने हायर स्टडीज को ऑप्ट किया। इनको मैं भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं अपने दर्शकों और खुद के तरफ से भी, और उम्मीद करता हूं कि आप कुछ नई चीज़ों को इवॉल्व करें, खोजें, अलग तरीके से प्रेजेंट करें, और जिस सोसाइटी से आपने कुछ लिया है, जिस लेवल पे लिया है, इस सोसाइटी को वापस पे ऑफ करें। क्या कुछ इरादा है या नहीं वापस इस सोसाइटी को कुछ लौटाने का? हालांकि अगर आपने कुछ रिसर्च कर लिया, अच्छा, तो मैं बार बार बोलता हूँ, रिसर्चर और साइंटिस्ट जो होते हैं वो किसी एक जगह के नहीं होते हैं। एक बार हेबर ने बोला था, हेबर का नाम आपने सुना है? कोई भी साइंटिस्ट किसी पर्टिकुलर देश के नहीं होते हैं, ही बिलोंग्स टू एंटायर वर्ल्ड।
but at the time of war he belongs to entire world, but at the time of war he belongs to a nation, specific nation. तो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो होते हैं, ये हेबर की कही हुई बात है, हेबर की द्वारा बोली हुई बात है, आप गूगल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर इन्होंने कुछ अच्छा रिसर्च किया तो वो अपने होम टाउन और अपनी कंट्री के लिए भी है। फिर भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शानू, ठीक है, कि आप अच्छा करें जीवन में। और इस पॉडकास्ट को यहीं पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।